चैलेंजिंग स्टूडेंट प्रेसी राइटिंग। और ये एक एसेंशियल पार्ट है आपके अनसीन पैसेज का। आपके सिलेबस में आने वाले अनसीन पैसेज में एक क्वेश्चन प्रेसाइज राइटिंग को आना ही है। तो चलिए पहले बताते हैं मीनिंग क्या है और आपको पूरा इसका रूल्स बताते हैं और साथ में आपको देते हैं एग्जांपल। तो प्रेसी या प्रिसाइज राइटिंग एक समरी होती है बेसिकली। आपने जो पैराग्राफ पढ़ा उसकी अगर आप समरी लिख दो तो हम आम भाषा में कहते हैं राइट समरी। क्यों? आपने अपने स्टोरीज की, लिटरेचर की, पोएम पार्ट का समरी लिखा होगा, बस वही समझ लो। देखिए, इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ कंप्रेशन। क्या करना है? कंप्रेस करना है, लार्ज डाटा को सिंपल करना है। अ प्रिसाइज राइटिंग इज अ जिस्ट ऑफ एनी पैसेज इन फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। बस यही है प्रिसाइज राइटिंग। और प्रिसाइज शुड आल्सो मेंशन ऑल डिटेल्स ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ। जो पैराग्राफ में दिया है अर्थात जो पॉइंट आपसे पूछा गया, आपके लिए तो क्वेश्चन विद प्रेसी आती है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है जो पैसेज के अंदर होता है, तो आप क्या करते हैं? एग्जैक्टली पैसेज कॉपी कर देते हैं? नहीं, आइए समझते हैं इसमें क्या करना है। तो ओरिजिनल जो है पैराग्राफ वो तो लिखना है, उसके डिटेल्स लिखने हैं, बट जो पढ़ रहा है उसको उस ओरिजिनल का आइडिया लग जाए। मतलब आप अपने सोचे हुए, आप अपने मन से कोई उसमें ऐड नहीं कर सकते। ओरिजिनल आइडिया को ही क्या कर देना है? कम वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना। कुछ रूल्स बता देता हूं। पहली चीज, अपने कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से रीड करा करिए। सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर दीजिए जिस पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन आया है, क्योंकि आपका प्रेसी क्वेश्चन बेस्ड होता है ना। तो नोट करिए पॉइंट्स को, बनाइए पहले इसका। मेक यूज ऑफ सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज, और टिपिकल लैंग्वेज यूज करने की कोई कोशिश मत करिए। और इंपॉर्टेंट टर्म्स और कीवर्ड्स तो आप उस प्रेसी से ही ले लीजिए। कीवर्ड और इंपॉर्टेंट टर्म्स आप अपने मत यूज करिए, बल्कि फ्रॉम द पैसेज ले लीजिए। और क्या करना है? फाइनल प्रेसी जब बनाए तो उसमें सारे पॉइंट्स होने चाहिए। हाँ, वो सारे पॉइंट्स जो आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप बार बार भूल जाते हैं, वो है टाइटल देना। किसी भी प्रेसी में टाइटल होना जरूरी है। हाँ, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पार्ट लिखा है, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द बंगलो गिवन बाय द वकील्स, तो आप लिख दीजिए वकील्स बंगलो डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन ऑफ वकील्स बंगलो। ये आपकी क्या है? टाइटल है। टाइटल को बीच में लिखा करिए, ठीक है। और इट शुड बी रिटन इन द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब होता है आप उसमें आई या वी के रूप में, आई के रूप में, वी के रूप में मत लिखिए कि आई डिड दिस या वी या यू। क्यों आई वी यू क्यों नहीं लिख रहे हैं? ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, इसका इस्तेमाल मत करेंगे। ही, शी, दे और उनका नाम वकील्स, हाँ वो जो क्वेश्चन में पैसेज में जो नाम है उनके नाम से लिखेंगे आप। ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन के फॉर्म में होना चाहिए। और दो टिप्स देख लीजिए। द टेक्स्ट शुड बी इन इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट मतलब इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होने चाहिए। लास्ट, यूज एप्रोप्रिएट पास्ट टेंस, क्योंकि इनडायरेक्ट फॉर्म में रखना है, थर्ड फॉर्म में रखना है, तो जो पास्ट टेंस की स्पीच चल रही है, पास्ट टेंस के जो वर्ड चल रहे हैं उसको ध्यान से पुट करना है। क्या नहीं करना है जो आपसे मिस्टेक हो रही है, आइए ये भी बता दो। ये कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, आपको इसको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सबसे पहला, और ध्यान से देख लीजिएगा, ये मिस्टेक आप कर रहे होते हैं और प्रेसी आपको फुल दे देगी। हाँ, आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं इस पे, ये मैं कह रहा हूं। थोड़ा रूल्स को ध्यान दीजिएगा। जब आप प्रेसी लिख रहे होते हैं तो क्या ध्यान देना है? डू नॉट इलेबोरेट अ लॉट ऑन अ सिंगल पॉइंट, क्योंकि प्रेसी कंप्रेशन का काम है, न कि इलेबोरेशन है। कंप्रेस मतलब आपको वर्ड्स कम से कम लगाने हैं। कोशिश करिए डू नॉट यूज योर ओन इंटरप्रिटेशन। अपने मन से आप कुछ भी मत भर दीजिए जो कि कंप्रीहेंशन में, जो कि आपके पैसेज में नहीं दिया है, ऐसा कुछ भी फैक्ट या ओपिनियन अपना मत दीजिए। तो ना क्रिटिसिज्म करिए, ना कोई अजम्पशन करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर रहे होते हैं, मैंने कॉमनली देखा है कि यू कॉपी सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। ऐसा तो एकदम मत करिए। मतलब जब प्रेसी लिख रहे हो तो ओरिजिनल टेक्स्ट से एकदम कॉपी मत करिए। और एब्रीवेशंस, प्लीज एब्रीवेशंस भी मत लगिए, ठीक है। डू नॉट ब्रेक द फ्लो ऑफ द इवेंट। जिस सीक्वेंस में प्रेसी का या कॉम्प्रिहेंशन में इवेंट चल रहे हैं उसी सीक्वेंस में आप लिखिए, ठीक है। उसका फ्लो, उसका टेक्स्ट एकदम कनेक्टेड रखिए। हाँ, एक प्रेसी आपको मैं अभी एग्जाम्पल के रूप में देने जा रहा हूं। यहां पर देखेंगे एक पैसेज है। इस पैसेज को, हाँ मैं इसी पैसेज को, ये पैसेज है, एवरीवन नोज व्हाट अ गुड मैन मीन्स एंड हाउ ही शुड बी। आवर डेफिनेशन ऑफ गुड मैन इज वन दैट हु डज नॉट स्मोक, ड्रिंक, अवॉइड यूसेज ऑफ बैड लैंग्वेज। हाँ, तो ये पैसेज जो है बेसिकली मैं गुड मैन के क्वालिटीज के ऊपर है। अ गुड मैन इज आइडियली एक्सपेक्टेड टू कन्वर्स इन फ्रंट ऑफ अ मैन एज ही वुड इन फ्रंट ऑफ अ वुमन। ही इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड चर्च रेगुलरली। देखा क्या है ये? ये पैसेज है जिसको हमको प्रेसी में करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो जब आप प्रेसी लिखेंगे सबसे पहले क्या डालेंगे? देखिए हेडिंग लिखेंगे आप, टाइटल लिखेंगे आप, टाइटल। और टाइटल आपने लिख दी एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज ऑफ अ गुड मैन। आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, या आपको कहता है राइट प्रेसी इन 50 वर्ड्स, तो आप क्या कर सकते हैं? 50 वर्ड्स के लिए ऐसे कॉलम्स बना सकते हैं। कितने कॉलम बनाने हैं? फॉर एग्जाम्पल 50 वर्ड में लिखना है तो आपको 1 2 3 4 5, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या करना है? देखा, 10 5 जा 50। इस तरह से आप क्या करेंगे? बॉक्स बना देंगे। अब हर एक बॉक्स में एक ही लेटर लिखना है। एक एक करके आप लिखते जाएंगे। इससे आपका 50 वर्ड्स लिमिट जो है आपको वो पूरी होनी चाहिए। और आप नीचे इन दी एंड लिखेंगे, यहाँ ऊपर टाइटल लिख चुके होंगे आप, आई एम वेरी श्योर। और नीचे लिखेंगे यहाँ पर, जब आपकी पूरे 50 वर्ड्स हो जाएंगे, आप लिखेंगे वर्ड्स यूज्ड इन
प्रेसी, आप लिख देंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अगर 50 वर्ड्स का दिया तो आप लिख देंगे 50। इससे क्या हो जाएगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने एक्जैक्टली क्या किया है, रूल का पालन किया है। हाँ, 50 से ज्यादा लिख सकते हैं, या पूछना चाहते हैं कि 50 से ज्यादा वर्ड है, तो प्लीज अपने क्या करिए, सेंटेंस को कंप्रेस कर दीजिए। आप कॉन्जुगेशंस लगा करके, हाँ कॉन्जुगेशंस लगा करके सेंटेंसेस को छोटा कर सकते हैं। एंड लगा करके, सिंस लगा के, ड्यू लगा करके, जहां लगे कि सेंटेंसेस में कुछ चीज रिपीटेशन हो रही है उसको मत लिखिए। जहां रिपीटेशन हो रही है, कुछ सेंटेंसेस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो अवॉइड करिए। फ्रेजल वर्ब, हाँ ये बहुत परेशान कर रहा है हमारे स्टूडेंट्स को। ग्रामर में एक पार्ट आ रहा है जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ रहा है आपके सिलेबस में, जिसमें आपको एक फ्रेजल वर्ब, यस फ्रेजल वर्ब आपको लगाना है। सर ये फ्रेजल वर्ब क्या होता है, फ्रेज क्या होता है? चलिए इसी से स्टार्ट कर देते हैं पहले कि फ्रेजल वर्ब क्या है। फ्रेजल वर्ब से पहले या वर्ब फ्रेजल से पहले एक टर्म आ रहा है फ्रेज। हाँ फ्रेज, क्लॉज एंड फ्रेज आपने पढ़ा था, तो पहले समझेंगे फ्रेज क्या होता है। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कह सकते हैं, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि टुगेदर इन अ सेंटेंस यूज किया जाता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक साथ होते हैं। याद रखिएगा, इसमें वर्ड में कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई वर्ब नहीं होगा। इट डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट। बेसिकली ये कोई सेंस अपने आप में नहीं बनाता है, ठीक है, अपने आप में डज नॉट मेक अ सेंस, किसी के साथ सेंटेंस में आ जाता है। तो ऑफन फ्रेजेस आर यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन, थिंग और इवेंट। चलिए फ्रेजेस का कुछ एग्जांपल देता हूं। फिल्ड विथ जॉय, ये एक फ्रेज है। अब फ्रेज अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट, इट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। हाँ, इसके आने से इसको टुगेदर, यस इट, इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को टुगेदर मानते हैं। एक और वर्ड पढ़ता हूं, दी गर्ल जंप्ड अप एंड डाउन। तो यहां पर जंप्ड अप एंड डाउन, जंप्ड अप एंड डाउन क्या है, अगेन फ्रेज है। तो अब फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं। फ्रेजल वर्ब या वर्ब फ्रेजल क्या होता है? वर्ब फ्रेजल देखिए एक ऐसा ज्वाइनिंग ऑफ वर्ड है, दो वर्ड होंगे इसमें कम से कम, जिसमें मीनिंग मिलकर के क्या आएगी, एक आएगी। याद रखिएगा, दे टुगेदर हैव डिफरेंट मीनिंग बट व्हेन दे जॉइन टुगेदर दे गिव अ सेपरेट मीनिंग। आपको दोनों की एक सिंगल मीनिंग यस बनने के बाद का वर्ड सोचना है। तो ये कंपाउंड वर्ड है जिसमें पहला वर्ड हमेशा एक वर्ब होगा और बाद का वर्ड प्रेपोजिशन या एडवर्ब हो सकता है। प्रेपोजिशन या वर्ब, इसीलिए फ्रेजल वर्ब है। आपको प्रेपोजिशन पुट करने में दिक्कत आ रही थी ब्लैंक में, यही आपके लिए आज सोल्यूशन देने जा रहा हूं। या ढेर सारे आपके यस एग्जांपल्स भी दूंगा आपको करने के लिए, और आपको एक हिंट भी दूंगा, हाँ मास्टर हिंट दूंगा जो आपको इसको करने में ईज कर देगा। तो क्या कहना चाहते हैं, फ्रेजल वर्ब क्या होता है? एक कंपाउंड वर्ड होता है जिसमें वर्ब होगा, हाँ एक वर्ब होगा और साथ में क्या होंगे, एक प्रेपोजिशन या एडवर्ब होगा। एंड इन दिस टू वर्ड्स वन इज वर्ब एंड अदर इज प्रेपोजिशन और एडवर्ब। चलिए मेरे एग्जांपल में आपके सामने दिख रहा होगा रन इनटू। तो रन जो पहला वर्ड है वो है वर्ब, इनटू जो है वो है प्रेपोजिशन। क्या ये हो सकता है रन ऑफ? क्यों नहीं हो सकता है सर? तो यहां पे रन जो है वो वर्ब हो गया और ये जो ऑफ है ये एडवर्ब हो गया। तो ये है फ्रेजल वर्ब। जैसे ही ये दो वर्ड जुड़ जाते हैं, ये वर्ब और प्रेपोजिशन जुड़ जा रहा है, तो एक नया शब्द, एक नया अर्थ बना रहा है। सर ये वर्ड्स की मीनिंग कैसे हम याद करें? ये कह रहे हैं क्योंकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आना है और आपको वर्ब वाला पोर्शन ब्लैंक के रूप में कभी नहीं आता है। वर्ब ऑलवेज गिवन होता है। आपके पास मिसिंग जो ब्लैंक है, हाँ वो हमेशा इस प्रेपोजिशन पार्ट का है, दैट मींस वर्ब के बाद वाले पार्ट का है। तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रेपोजिशंस ऑलरेडी होने चाहिए। पहला टिप तो यही है, दैट मींस ऑफ, ऑन, इनटू, अबाउट, ओवर, ये सब आपके पास पहले से ही प्रेपोजिशंस के वर्ड होने चाहिए। क्या कहा, आपको प्रेपोजिशंस के वर्ड नहीं मालूम है तो आपको कहीं लिख लेने चाहिए, ठीक है। कॉमन प्रेपोजिशन वर्ड्स जो होंगे वो आपको लिख लेने चाहिए। अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे हम ऐसे बहुत सारे यूज करने वाले हैं। हाँ, हम बहुत सारे प्रेपोजिशन के वर्ड यूज करने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए। और नहीं तो कुछ कॉमन वर्ड्स आप लिख करके अपने पास रखे रहें, ठीक है ना। कुछ कॉमन वर्ड्स आप अपने पास लिख करके रखे रहें, क्योंकि इनमें से ज्यादातर क्या होगा, वर्ड्स आएंगे। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है, मैं आपको प्रेपोजिशन यस वर्ब फ्रेजल वर्ब बताऊंगा, उसका मीनिंग बताऊंगा और उसका सेंटेंस में कहां यूज हो रहा है ये भी दिखाऊंगा। याद रखिएगा, आपको सिर्फ क्या करना है, प्रेपोजिशन वाला पार्ट मिसिंग होगा, वर्ब दिया होगा। जैसे अबाइड बाय, हाँ अबाइड बाय मतलब पालन करना, हम इसे कहते हैं ओबे। तो अब देखिए स्टेटमेंट का सेंटेंस क्या बन जाएगा, स्टूडेंट्स मस्ट अबाइड बाय द स्कूल। आपके पास मिसिंग फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा, आपके पास मिसिंग फिल इन द ब्लैंक्स होगा अबाइड डैश द स्कूल रूल्स, तो आपको बाय लगाना होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रेपोजिशंस कॉमनली हो सकते हैं। बार बार बोलेंगे सर प्रेपोजिशंस क्या होता है? प्री और पोजीशन, दो वर्ड से मिलकर बना है प्रेपोजिशन। प्री मतलब पहले और पोजीशन, प्री मतलब पहले और पोजीशन। तो प्रीपोजिशन क्या बताता है, पोजीशन बताता है, किसकी, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है। समझ गए ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा देखिए, द कैट इज अंडर द टेबल। चलिए यहां पर मैंने अंडर द टेबल मैंने ये कहा, तो एक टेबल है और बिल्ली इस टेबल के, हाँ बिल्ली के लिए परेशान मत होइएगा, मेरी बिल्ली थोड़ी सी अजीब दिखेगी, पर बिल्ली क्या है, टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल। चलिए इसको चेंज कर देते हैं, द कैट इज ऑन द टेबल। इस बार बिल्ली कहां चली गई है, टेबल के ऊपर आ गई है बिल्ली। क्या कहना चाहते हैं, पोजीशन बता रहा है, इसीलिए नाम है इसका प्रेपोजिशन। चलिए आइए वापस आते हैं, क्लियर हो गया प्रेपोजिशन क्या होता है, ऑन, अंडर, एट,
फॉर, बाय, ये सब प्रपोजिशंस। अब कुछ और पढ़ने वाले हैं, कॉमन प्रपोजिशंस के साथ आपको बताने जा रहा हूं, मीनिंग दूंगा आपको, सेंटेंस दूंगा। एक्ट ऑन मतलब टेक एक्शन, जैसे इफ द प्रपोज्ड प्लान इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द डाउन ट्रॉडन वी मस्ट एक्ट ऑन, देखा, एक्ट ऑन इट। नेक्स्ट, ब्रेक इनटू, किसी के घर में ताकत से, फोर्स से घुस जाना। रवि या ऋषभ एंड हिज फ्रेंड हैड टू ब्रेक इनटू द हाउस एज दे हैड लॉस्ट द की, क्योंकि घर की चाबी खो गई थी तो उन्हें क्या करना पड़ा, ताकत के साथ अर्थात हिट तोड़ करके भी अंदर जाना पड़ा होगा। और क्या है, ब्रेक आउट, यहां पे ब्रेकआउट का मतलब है स्प्रेड कर देना, यहां कोई चीज अचानक क्या हो जाना, स्प्रेड हो जाना, ब्रेकआउट। द when did the बैटल ऑफ बक्सर ब्रेक आउट, अचानक बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन मतलब कोलैप्स, जैसे कि कार अचानक क्या हो जाती है, बंद पड़ जाती है, अवर कार ब्रेक्स डाउन इन द मिडल ऑफ द हाईवे। और क्या वर्ड है, ब्रेकअप, अरे आजकल को तो बड़ा कॉमन टर्म है, यंग बॉयज एंड गर्ल्स में तो बड़ा कॉमन टर्म आ रहा है, अरे मैंने तो ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप मतलब स्प्लिट, ठीक है, तो आपको ब्रेक मालूम था, आपको ये वर्ड लगाना था अब, तो ब्रेकअप, यहां पर ब्रेकअप मतलब स्प्लिट, ही मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द मैरिज। आगे, बियर विथ मतलब टॉलरेट करना, सह लेना, तो इफ यू जस्ट बियर विथ मी फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स आई कुड मेक योर ड्राफ्ट रेडी। देखो, हम हर जगह आपके साथ क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको फ्रेजल वर्ब या वर्ब फ्रेजल को थोड़ा समझना पड़ेगा। चलिए, ब्रिंग अप मतलब रेयर, तो कैन यू ब्रिंग अप द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अगेन। और अगला देखिए क्या है, ब्रिंग के साथ ब्रिंग आउट मतलब पब्लिश। देखिए एक ही शब्द है, ब्रिंग, वर्ब सेम है। अब देखिए ब्रिंग अप मतलब होता है रेयर करना किसी को, और दूसरा है पब्लिश करना, ब्रिंग आउट। पेंटर हैड एडेड सम स्ट्रोक ऑफ ह्यूज मतलब कलर टू ब्रिंग आउट द विविड इफेक्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। और वैसे पब्लिश तो बुक्स वाले पब्लिशर जो होते हैं वो पब्लिश करते हैं। कट डाउन मतलब किसी चीज को रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, वी मस्ट नॉट कट डाउन द ट्रीज, ये तो बहुत कॉमन है, चलिए तो इजी था। कैरी ऑन मतलब कोई चीज चलते रहना, कंटिन्यू करना, वी वांट टू, आई वांट टू कैरी ऑन, चलो। कैरी आउट, ये देखिए कैरी ऑन के बाद कैरी आउट, टू पुट समथिंग इनटू एक्शन या गो थ्रू, ही हैज द पोटेंशियल टू कैरी आउट द बिग प्लान, अर्थात किसी बिग प्लान को एग्जीक्यूट करने का उसके पास। देखा, आपको करना क्या है, टिप नंबर 2, फ्रेजल वर्ब या वर्ब फ्रेजल कैसे करने हैं। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, पूरा सेंटेंस पढ़ लेना चाहिए, कीपिंग दैट ब्लैंक मिसिंग, ब्लैंक में कोई प्रपोजिशन जोड़े बिना आप पूरा सेंटेंस क्विकली गो थ्रू कर जाइए। क्यों, ताकि आप उस सेंटेंस का मीनिंग बना लीजिए कि क्या वो सेंटेंस कह रहा है। अब उसके बाद आप क्या करिए, प्रपोजिशन सोचिए, समझ गए। दूसरी टिप, चलिए और करता हूं। कॉल इन मतलब किसी को बुलाना, सम्मन करना, ही हैज नॉट कॉल इन विथ हर शेड्यूल रेट, ठीक है, सम्मन मतलब किसी को बुला लेना। कॉल एट मतलब विजिट पे जाना, उल्टा। The merchant ship does not call at his proposed destination at Hong Kong, देखा, कॉल एट मतलब विजिट नहीं कर रही है। नेक्स्ट है कॉल ऑफ, कोई चीज को कॉल ऑफ कर देना, कैंसिल कर देना। फ्लाइट ऑफ लंदन क्या हो गई है, कॉल ऑफ हो गई है। हाँ भाई, वेदर अच्छा नहीं रहा होगा। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो कम से है, कम ऑफ, देखिए ओ डबल एफ ऑफ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ओ एफ सिंगल एफ है। अच्छा, ओ डबल एफ ऑफ जब भी वर्ड आए तो समझ जाइए किसी चीज को क्या कर देना, जैसे टेक ऑफ योर हेड, तो हेड को अपने से दूर करना, जुदा करना, सेपरेट करना, ओ डबल एफ, ठीक है ना। तो यहां पर है ऑफ सिंगल, तो कम ऑफ मतलब टू हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। द पुलिस इंस्पेक्टर has made few inquiries but nothing came of it, कुछ नहीं निकला, इंक्वायरी की, कुछ हैपन नहीं हुआ, to happen शब्द है इसके लिए। और come about मतलब again happen, how did such terrible accident came about, कैसा हुआ ये एक्सीडेंट। नेक्स्ट है come down, again decrease, the price of computer has come down, देखिए यहां पर come down क्या हो गया, yes, डाउन शब्द आ रहा है डिक्रीज वर्ड के लिए। नेक्स्ट है deal in, ये वर्ड देखिए, deal in मतलब ट्रेड, the store deals in hardware but not software, तो या deal in हो गया किसमें हम व्यापार करते हैं। नेक्स्ट है फॉल आउट, देखिए आउट फॉल के साथ आ रहा है, फॉल आउट क्या है, आई हैड फॉल आउट विद माय सिस्टर अबाउट लूजिंग माय फेवरेट पेन, मेरी सिस्टर से झगड़े हो गए हैं, फॉल आउट मतलब झगड़ा हो जाना। मैंने कहा ना, आपको पूरा सेंटेंस पहले पढ़ लेना चाहिए और तब क्या करना चाहिए, वो फ्रेजल वर्ब प्रपोजिशन सोचने चाहिए। फॉल थ्रू अर्थात फेल करना, कोलैप्स करना, आवर प्लान फॉर अ पिकनिक में फॉल थ्रू, हाँ मतलब हमारे पिकनिक का प्लान क्या होने वाला है, कोलैप्स होने वाला है क्योंकि एग्जाम आ रहा है भाई। नेक्स्ट गिव इन मतलब सरेंडर कर जाना, टॉनी nags his father so much for a car that eventually his father has to give in, hid नहीं his, टॉनी ने पापा को इतना परेशान किया कि पापा को गिव इन करना पड़ा, बोला जा भैया तू ले ले कार। नेक्स्ट गिव आउट, देखा गिव इन के बाद गिव आउट, वहां पे गिव इन सरेंडर था पर गिव आउट मतलब क्या होता है, एमिट, हाँ दी कैंडल एमिट्स लाइट ऑफ इट्स ओन, टू गिव आउट लाइट, ठीक है, चिमनी क्या कर रही है, स्मोक दे रही है। अगला क्या है, गिव अप मतलब त्याग देना, वन शुड नॉट गिव अप हिज और हर ड्रीम, अपने सपनों को मत त्यागो, हाँ मैं तुम लोग से भी यही कहता हूं, अपने सपने दिन में देखो, ठीक है, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के देखो। चलिए कुछ फ्रेजल वर्ब और है, अभी जो 24 फ्रेजल वर्ब कराए, इसके बाद ढेर सारे मेरे पास फ्रेजल वर्ब है आपके प्रैक्टिस के लिए वर्ब्स हैं, आप कहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये सब दे सकता हूं आपके रेफरेंस के लिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं ये फ्रेजल वर्ब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी है अवेलेबल, आप वहां से ले सकते हैं, हाँ, और हमारे ऐप पर भी मिल जाएगा आपको क्या, ये फ्रेजल वर्ब सारे। मैं एक बार क्विकली गो थ्रू कर दे रहा हूं, देखिए ढेर सारे, आपको हर बार क्या मिलेगा, मोर फ्रेजल वर्ब विद मीनिंग एंड सेंटेंस, पहला आपका फ्रेजल वर्ब है, बाद में आपकी मीनिंग है, और उसके बाद मैंने उस पर बेसिक सेंटेंस दिया। जैसे एड अप टू, तो एड अप टू मतलब होता है किसी को इक्वलाइज कर देना, तो योर परचेजेस एड अप टू रुपीज 205 रुपीज 32 पैसा। या बैकअप, बैकअप मतलब क्या होता है, रिवर्स करना, यू हैव टू बैकअप योर कार सो दैट यू कैन गेट आउट। नेक्स्ट देखिए अगेन, बैकअप थिंग के लिए था यहां पर, अब बैकअप व्यक्ति के लिए है,
बैकअप यहाँ थिंग के लिए है और यहाँ बैकअप किसी व्यक्ति के लिए। बैकअप मतलब होता है किसी के सपोर्ट में होना। माय वाइफ बैक मी अप ओवर माय डिसीजन टू क्विट द जॉब। मेरी वाइफ मेरे जॉब छोड़ने पे मेरा सपोर्ट कर रही है। अब ब्लो अप, एक्सप्लोड करना। देन ब्लो समथिंग अप मतलब होता है किसी में हवा भर देना, ठीक है ना। अब ब्रेक डाउन, अगेन ब्रेक डाउन मतलब होता है किसी का काम फंक्शनिंग बंद करना, जैसे कार ब्रेक डाउन हो गई थी। अगेन ब्रेक डाउन का एक और अर्थ भी है गेटिंग अपसेट भी है। ध्यान से देखिए, एक एक ब्रेक पे यहाँ व्यक्ति के लिए है और यहाँ वस्तुओं के लिए है। चलिए ब्रेक इन देखिए, किसी के अंदर फोर्सफुली घुस जाना, और ब्रेक इनटू का मतलब भी वही है, फोर्सफुली एंटर कर जाना। somebody break in last night, तो कोई बिल्डिंग में घुस गया लास्ट नाइट और चोरी कर लिया, स्टूडियो को चोरी कर लिया। द फायरमैन हैड टू ब्रेक इनटू द रूम। आपको देखना है कि ब्रेक इन कि ब्रेक इनटू। चलिए नेक्स्ट है ब्रेकअप, और फिर से है ब्रेकअप। यहां पे ब्रेकअप है किसी रिलेशनशिप को तोड़ देना, और यहां पे ब्रेकअप है स्टार्ट लाफिंग। चलिए अब है ब्रोक आउट। अब ब्रोक आउट में क्या है, ब्रोक आउट मतलब भाग जाना। दूसरा है ब्रोक आउट इन, यहां पर है टू डेवलप अ स्किन कंडीशन। आई ब्रोक आउट इन अ रैश आफ्टर कैंपिंग ट्रिप, तो कैंपिंग ट्रिप के बाद मेरे शरीर पे, मेरे स्किन पे रैशेस आ गए। और अगेन ब्रिंग डाउन, यहां पे व्यक्ति के लिए है, मतलब अनैतिक कर देना। दिस सैड म्यूजिक इज ब्रिंगिंग मी डाउन। देन ब्रिंग अप भी है, दैट मींस रेज अप करना, चाइल्ड को रेज अप पेरेंट्स करना है। वस्तु के लिए ब्रिंग अप क्या हो सकता है, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आपको क्या देखना है, मैं आपको ढेर सारे वर्ड्स ये दिए जा रहा हूं, और ये सारे वर्ड्स आपके प्रैक्टिस के लिए है, प्रेपोजिशन को समझने। देखिए प्रेपोजिशन का पहले मीनिंग जानेंगे और जानेंगे कि प्रेपोजिशंस के अलग अलग टर्म्स कहां यूज होते हैं। सबसे पहले वर्ड आएगा प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन एक वर्ड है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अब बोलेंगे सर कौन से वर्ड होते हैं प्रेपोजिशंस, अभी देखते हैं। तो प्रेपोजिशन एक वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज के आगे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं प्रेपोजिशन, देखिए वर्ड को ब्रेक करिए, प्री और दूसरा वर्ड है पोज। प्री मतलब बिफोर, पहले, और पोजीशन मतलब प्लेस। तो इट इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर नाउन, क्या करने के लिए, टू शो डायरेक्शन, टू टेल टाइम, प्लेस बताने के लिए, लोकेशन बचाने के लिए, उसके स्पैटियल, स्पेटियल मतलब ज्योग्राफिकल, हाँ उसका ज्योग्राफिकल रिलेशन बताने के लिए, और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, तो इसलिए लगाते हैं पोजीशन, प्रीपोजिशन। द कैट इज ऑन द टेबल, आप सुनते ही ऑन समझ जा रहे हैं कि कैट का पोजीशन टेबल के ऊपर है। दूसरा सेंटेंस सुनिए, द कैट इज अंडर द टेबल, तो टेबल के नीचे, करेक्ट। तो ये वर्ड्स जो है प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन में इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, बाय, अंडर, यही सब वर्ड लगते हैं। प्रपोजिशंस आइडियोमेटिक होते हैं, अर्थात ईडियम बनाने में मदद करते हैं। हाँ भाई, गेट इन, गेट ऑन, गेट अलोंग, गेट अप, सब गेट के मीनिंग अलग अलग बन गए, देखा ना। तो इसीलिए बहुत ध्यान से समझना है हमको। आइए प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, दो प्रपोजिशंस कॉमनली यूज होते हैं टाइम को बताने के लिए, फॉर और सिंस। मैंने देखा है कि आप इसको कई बार फॉर की जगह सिंस की जगह फॉर लगाते हैं, तो आज समझ लीजिएगा और इसके बाद आप गलती नहीं करेंगे। तो फॉर लगाते हैं व्हेन देयर इज अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है। आई सॉ हिम फॉर 3 days, कौन से 3 days, आई सॉ हिम फॉर 3 days, तो यहां फॉर लगाया मैंने और 3 days बोला, कौन से 3 days ये नहीं बताया। तो जब क्या हो, स्पेसिफिक या क्लियर पॉइंट ऑफ टाइम ना हो, तो आप लगाते हैं फॉर, ठीक है। फॉर इज यूज्ड फॉर ऑल दिस टेंसेस, इसका मतलब है आपका कोई भी टेंस हो, परफेक्ट टेंस हो, कंटीन्यूअस टेंस हो, हाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, और या तो इवन फ्यूचर टेंस हो, सब में फॉर लग सकता है। सिंस, और ध्यान से देखिएगा, सिंस आपको बहुत संभल के यूज करना है। सिंस इज यूज्ड बाय अ पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए कीवर्ड क्या है, अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित है। आई सॉ हिम लास्ट मंडे, तो मैंने मंडे लगा दिया, अब सिंस लगा सकता हूं उसमें, आई सॉ हिम सिंस लास्ट मंडे। तो अब आपने देखा क्या आ गया, यहां पर एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक पर्टिकुलर डेट है, एक पर्टिकुलर टाइम है। जैसे मैंने 2 बजे देखा दोपहर को, 2 PM, तो सिंस लगेगा। अब 2 घंटे में देखा, कौन से 2 घंटे देखा, तो ये एट अ पीरियड ऑफ टाइम है, क्लियर। तो इट इज प्रीसीडेड बाय अ वर्ब इन सम परफेक्ट टेंस, ज्यादातर आपको इसमें परफेक्ट टेंस, जैसे हैज, हैव, हैड, क्या चीज, परफेक्ट टेंस मतलब हैज, हैव या हैड होगा, तो ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, सिंस लगाने का अवसर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। वी हैव बीन लिविंग, मिल गया परफेक्ट टेंस, फॉर 8 years। सर अभी तो आपने बोला था परफेक्ट टेंस लगाने से सिंस लग जाता है, पर ये देखिए यहां पर 8 years कौन से हैं, नहीं स्पेसिफाई कर रहा है। क्या है ये, एक पीरियड ऑफ टाइम, 8 साल। अरे भाई कौन से 8 साल, अब मैं इसको जरा सिंस में कन्वर्ट करता हूं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1992, देखा मैंने एक एग्जैक्ट ईयर बता दिया, एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, तब मैंने सिंस बोला। एक और देखिए, वी लिव्ड इन दिस टाउन फॉर 8 years, कोई डाउट नहीं है, यहां पर जो पीरियड ऑफ टाइम है इसी से फॉर लग जा रहा है। जरा इसको देखिए अगेन, वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2000, देखिए स्पेसिफिक ईयर है, देखा ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है कोई एग्जैक्ट डेट, कोई एग्जैक्ट डे, कोई एग्जैक्ट आवर बता दीजिए, तो लगेगा सिंस। चलिए अब मैं वेरी श्योर हूं कि फॉर और सिंस अब आपसे मिस्टेक नहीं होने वाला है। आइए फ्रॉम एंड सिंस में भी कभी कभी आप मिस्टेक कर लेते हैं। फ्रॉम इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ फ्रेज डिनोटिंग सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट
अनलाइक सिंस इट इज यूज्ड विद ऑल टेंसेस। तो फ्रॉम भी कब यूज करते हैं? फ्रॉम मतलब होता है से। क्या? फ्रॉम का मतलब क्या है? से। वी शैल बिगिन द न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम मे। तो हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे कब से? मई के महीने से। देखा? तो ये सारे सेंटेंस सारे टेंसेस में लगाया जा सकता है, इसके लिए परफेक्ट टेंस होना कोई जरूरी नहीं। ठीक है, आगे एक और देख लेते हैं। ही विल कम टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। कल से वो स्कूल आएगा। हाँ, फ्रॉम थोड़ा इजी था, है ना? फॉर और सिंस थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते थे, फ्रॉम इजी है। क्या कहते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। एट, इन एंड ऑन, तीनों को एक ही बार में समझते हैं। एट, पहले एट समझते हैं। जब एट लगा है तो समझ जाइए कि एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। कीवर्ड क्या है? एक फिक्स, एक एग्जैक्ट टाइम है। जैसे सिंस में आप देख रहे थे, एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम था। जैसे बेल के बारे में बोला है, द बेल रैंग एट, ठीक है, एट 2 o'clock, 2 बजे। ये टाइम क्या है? एग्जैक्ट है। कुछ फेस्टिवल्स के नाम देखिए, एट क्रिसमस, एट ईस्टर, एट होली। आई एम गोइंग टू परचेज न्यू क्लोथ्स एट होली। देखा? एट लग गया। आगे इन लेके कब लगेगा? इन इज यूज्ड विद द पीरियड्स ऑफ टाइम। अब इन कब लग रहा है? देखिए ध्यान से। अब यहां पे देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम था, मतलब कोई एग्जैक्ट टाइम था। मैंने बताया टाइम मतलब कोई पर्टिकुलर ओ क्लॉक बताना पड़ता है ना, 2 o'clock, 5 o'clock, या कोई पर्टिकुलर मंथ का नाम लेना पड़ता, तो उसको कहते हैं एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। पर यहां पर आप बोलते हैं फॉर कब से? अरे पीरियड ऑफ टाइम कब से? इन दी मॉर्निंग। अब मॉर्निंग तो बहुत बड़ी होती है। अब भैया 5 बजे उठ जाओ तो मॉर्निंग शुरू हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो मॉर्निंग, या जैसे ये देखो लिखा है जुलाई, जरा देखिए तो अब इसमें अवर फ्रेंड्स अराइव्ड इन द मॉर्निंग, तो एक पीरियड ऑफ टाइम है मॉर्निंग का, इसीलिए। दूसरा क्या है? द म्यूजियम विल बी क्लोज्ड इन जुलाई। अगेन पूरे जुलाई भर के महीने की बात हो रही है, इसीलिए यहां पर लग जाएगा इन। आइए तीसरा टर्म है, तीनों इन, एट और तीसरा है ऑन। जब ऑन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इट इज यूज्ड विद डेज एंड विद डेट्स। कब लगाते हैं? जब कोई डे लिखा हो और डेट लिखे हो। जैसे वी प्लेड क्रिकेट ऑन संडे। वी प्लेड क्रिकेट, देखा? एक पर्टिकुलर डे है संडे। यहां एक और एग्जांपल देते हैं, द बैटल वाज फॉट ऑन 6 अक्टूबर। देखिए एक पर्टिकुलर डेट है, ठीक है, इसीलिए लग जा रहा है ऑन। अब हम श्योर है एट, इन और ऑन में मिस्टेक भी आपसे नहीं होने वाली है। चलिए इन और ऑन का भी एक एग्जांपल और समझते हैं। इन और ऑन, देखिए इन ऑन आर नॉट यूज्ड बिफोर टुडे। कब नहीं लगाएंगे? टुडे लिखा हो, यस्टरडे लिखा हो, टुमारो लिखा हो, या द डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट डे, इन सब में ये दोनों टर्म नहीं लगाइएगा। ठीक है, आई एम गोइंग शॉपिंग टुमारो, देखिए कहीं भी ना इन लगा ना ऑन लगा। या इट रेन्ड हेवीली लास्ट संडे, तो जबरी भी प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। डू नॉट पुट प्रीपोजिशंस वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आइए थोड़ा सा और ध्यान देंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑन टाइम एंड इन टाइम। एक कीवर्ड है, कहते हैं ना कि मैं ऑन टाइम पहुंचा, तो ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट उस टाइम पर। जैसे मैं तुमसे कहता हूं रीच स्कूल एट 9 AM, तो तुमको सिर्फ 9 बजे पहुंचना है, 9 से पहले नहीं। और इन टाइम तो 9 के अंदर पहुंचो। रीच स्कूल इन 9 AM, तो यहां पर होगा 9 बजे के अंदर आप स्कूल आ गए तो आप सही है। आइए इसी तरह से एग्जांपल देखें, तो ऑन का मतलब एग्जैक्ट पंक्चुअल है, और इन टाइम का मतलब है उस समय से पहले, जो टाइम दिया है उससे पहले। जैसे शी गॉट टू द सिनेमा ऑन टाइम, यहां पर हो गया जस्ट बिफोर, ठीक है ना, द फिल्म बिगेन। इसका मतलब है ठीक जैसे ही सिनेमा शुरू हुई तब वो पहुंच गई थी, ऑन टाइम थी। अब यहाँ इन टाइम में क्या आ जाएगा? शी गॉट टू द सिनेमा इन टाइम टू हैव अ टॉक विद हर फ्रेंड, मतलब बिफोर द फिल्म बिगेन। है ना दोनों में अंतर? चलिए इन और ऑन में भी आप अंतर समझ गए। आइए एक और वर्ड है इन, बिफोर और नाउन इंडिकेट करता है पीरियड ऑफ टाइम, जबकि कभी कभी वर्ड आता है विद इन। एक इन आता है, एक विद इन आता है। तो विद इन क्या होता है? बिफोर द एंड ऑफ इट, किसी समय के खत्म होने से पहले। जैसे टॉम विल अराइव इन 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट के अंदर एग्जैक्ट आ जाएगा। का मतलब है टॉम को आने में 10 मिनट ही लगेगा, 11 या 12 नहीं लगेगा। जबकि यहां क्या लिखा है? आई शैल रिटर्न विद इन एन आवर, तो 1 घंटे के अंदर। भले हम 10 मिनट में लौट आए, 15 मिनट में लौट आए, 50 मिनट में लौट आए, पर जब भी लौटेंगे तो 60 मिनट से पहले, ठीक है, बिफोर द एंड, इसके एंड से पहले, विद इन। ठीक है, कंप्लीट योर सिलेबस विद इन द टाइम, कहता हूं ना, तो इसीलिए बाय की बात करते हैं। बाय, बाय वर्ड को आपको बहुत ध्यान से यूज करना है। बाय जब यूज होते हैं तो उसका मतलब होता है नॉट लेटर देन, इससे बाद नहीं, इससे पहले। एक तो ये मीनिंग है। क्या वर्ड है? नॉट लेटर देन। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, द फील्ड मस्ट बी प्लाउड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इसका मतलब है इससे लेट नहीं करना है। फील्ड की खेती करनी है, प्लाव करना है, हल चलाना है, कब तक? इस मंथ के एंड तक, इससे लेट नहीं करना, नॉट लेटर देन, इसका मतलब है बाय। वो चीज कहा, एक कह सकता हूं ऑलमोस्ट टाइम दे दिया है कि इसके बाद मत करना। और दोनों में डिफरेंस देखें, बाय और एट में डिफरेंस देखें। देखिए बाय और एट में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जब बाय यूज कर रहे हैं, देखिए ब्रिंग द बुक टू ऑफिस बाय 10 o'clock, मतलब नॉट लेट देन 10, 10 बजे से लेट मत करना, इसका यह मतलब है 10 बजे तक बुक ले आना, ठीक है। और यहां पर एट 10, इसका मतलब है सिर्फ 10 बजे ही, न 10 के बाद न 10 से पहले। एट एक पॉइंट ऑफ टाइम हो जाए, ठीक है। आइए टिल और टू में डिफरेंस देखें।
मैं कह रहा हूं अगर आपने ये प्रेपोजिशंस पढ़ लिए और कर लिए, आपको प्रेपोजिशन क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, नोट डाउन करते जाइए। और इन नोट्स के लिए तो आपको पता ही है, हमारा ऐप है सर तरुण रपानी, उसको आप डाउनलोड करिए। वहां ढेर सारे कंटेंट्स आपके लिए एब्सोल्युटली फ्रीली अवेलेबल है। तो टिल की बात करते हैं। टिल इज यूज्ड ऑफ टाइम और टू इज यूज्ड ऑफ प्लेस। तो टिल में और टू में डिफरेंस है। टिल टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, कभी टाइम को मेजर करने के लिए, और टू को प्लेस के लिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई रेस्टेड टिल 5 o'clock। देखिए यहां पर टाइम है, इसीलिए मैंने कहा टाइम के साथ टिल लगने वाला है। जबकि टू कब लगने वाला है? टू लगने वाला है जब प्लेस होगा। वी वॉक्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट। तो प्लेस हो गई यहां पर, ये प्लेस हो गई क्या? एंड ऑफ स्ट्रीट। तो प्लेस के लिए टू, टिल और टू में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आइए और बढ़ते हैं। इन और विद इन की बात करते हैं। सुनने में एक लगता है पर दोनों अलग अलग है। इन होता है एट द एंड ऑफ फ्यूचर पीरियड, किसी एक फ्यूचर पीरियड के एंड में। ठीक है, आइए एग्जांपल पहले पढ़ ले इनका, फिर विद इन पढ़ेंगे। मुन्ना विल रिटर्न इन अ मंथ, मतलब एट द क्लोज ऑफ, मतलब है कि एक महीने के अंत तक। भविष्य की बात कर रहे हैं, आने वाला जो एक महीना है उसकी बात कर रहे हैं। मुन्ना तब आ जाएगी। ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जरा विद इन को समझिए। विद इन डिनोट्स बिफोर द एंड ऑफ। अब विद इन क्या कहता है? विद इन होता है इन लेस देन। क्या मीनिंग है? इसके अंदर, विद इन। मोना विल रिटर्न विद इन अ मंथ, मतलब एक महीने के अंदर आ जाए। दोनों में अंतर है। ये वाला विद इन जो है वो बताना चाहता है कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। हाँ, 10 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, 15 दिन हो सकता है, विद इन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन और आफ्टर को भी देखते हैं। इन जब लगता है तो एट द एंड बताता है, किसी पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, वो भी फ्यूचर का। जबकि आफ्टर लगता है, यहां से देखिएगा, आफ्टर लगता है तो डिनोट करता है एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम इन पास्ट। तो इन लगता है इसके लिए जो आने वाला टाइम है। जरा देखिए तो एग्जांपल से, मोना विल रिटर्न इन अ वीक। यहां पर जब वीक ओवर हो जाएगी तब मोना आएगी। कब आएगी? वीक पूरे होने के बाद। ध्यान दीजिएगा, विद इन नहीं बोला था, इन। तो जब वीक खत्म हो जाएगी तब मोना आएगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें वीक के फिनिश होने के बाद। कब की बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब दूसरा देखिए, मोना रिटर्न्ड आफ्टर अ वीक। इसका मतलब है जब वीक खत्म हो गई तब मोना आ गई थी। यहां पर पास्ट टेंस है, देखिए रिटर्न्ड लिखा है, और यहां पर क्या है? विल लिखा है, फ्यूचर है। थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इन फ्यूचर में है और आफ्टर पास्ट टेंस। ध्यान दीजिए और इसके हिसाब से लगाइए। मैं कह रहा हूं आपका प्रपोजिशंस कभी गलत नहीं होगा। आइए, टर्म को, मीनिंग को पहचानना है। उस वर्ड का जब आपने मीनिंग समझ लिया, मीनिंग पहचान लिया, तो फिर इट इज अ केक वॉक। हाँ, इट इज एज सिंपल एज अ पाई। चलिए बिफोर और फॉर को समझते हैं। जब हम बात बिफोर की करते हैं तो बिफोर का मतलब भी होता है अ पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम। बिफोर किसी फ्यूचर टाइम के लिए डिनोट करते हैं, जबकि फॉर कब यूज करते हैं? टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए यहां पर अ पॉइंट ऑफ टाइम है, अर्थात ये कोई एक एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज करते हैं बिफोर, और ये कब करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम होता है। ठीक है, जरा देखिए तो, तपस विल बी देयर फॉर। देखिए दोनों ही क्या है? फ्यूचर के लिए है। देखिए दोनों में वर्ड है फ्यूचर टाइम, दोनों में फ्यूचर है। ध्यान दीजिएगा। पर यहां पे क्या लिखा है? फॉर एन आवर। तो यहां पे घंटा कौन सा नहीं बताया। फॉर अ मंथ, फॉर अ डे, सब अलाउड है, सब में फॉर लगेगा। बट जैसे ही आपने लिखा दिया बिफोर, तो बिफोर में एक पर्टिकुलर क्या करना है? पॉइंट ऑफ टाइम बताना है। बिफोर 6 o'clock, देखा, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। एक और एग्जांपल देता हूं, बिफोर 2 PM, बिफोर मंडे, बिफोर क्रिसमस। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो बिफोर हो जाएगा। फॉर और सिंस की तरह। और आपको याद होगा, फॉर में क्या होता था? पीरियड ऑफ टाइम होता था, सिंस में पॉइंट ऑफ टाइम होता था। अभी तक जितना भी देखा वो सब प्रपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर आता था। अब हम करने वाले हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। मतलब ये वर्ड्स जो प्रपोजिशंस के आएंगे प्लेस को बताएंगे। चलिए, इन, एट। इन बताता है किसी के अंदर है कोई, समथिंग विच इज एनक्लोज्ड विद इन एन एरिया। इन, ठीक है ना। और एट, जैसे इन का एग्जांपल है इन अ बैग, इन द रूम, इन कोलकाता। एट बताता है जब एनक्लोज्ड नहीं है। एट क्रॉस रोड, तो एक लोकेशन बताता है एट। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देखते हैं। पहले इन और एट के बारे में एक और समझ लेते हैं। एट जब हम यूज करते हैं तो वी वांट टू सजेस्ट सम एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस। एट बता रहा है कि कोई एक्टिविटी क्या कर रही है? चल रही है। ही इज वर्किंग एट हिज डेस्क। हो गया, एक प्लेस है। और वी सॉ अ गुड फिल्म एट दी सिनेमा हॉल, पूरा कर देते हैं। चलिए, द टीचर इज स्टैंडिंग एट द ब्लैक बोर्ड। इन सब में आपने क्या लगाया? एट लगाया, क्योंकि एक एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं। हाँ, एक एक्टिविटी बता रहे हैं। याद रखिएगा कि वी से इन, देखिए बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसमें। वी से इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के अंदर एक कोना, इसलिए कॉर्नर ऑफ द रूम। जबकि रोड के लिए इन द कॉर्नर ऑफ रोड नहीं बोल सकते, क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे, क्योंकि रोड के लिए आप इन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि रोड तो ब्रॉड एरिया है। ठीक है, और रूम क्या है? एक स्मॉल एरिया है, उसका एक इनसाइड इंटरनल लोकेशन है। समझ गया ना। और रोड तो ओपन एरिया है ना। चलिए, समझ गया इन और एट में डिफरेंस। आइए, इन और एट का कभी कभी यूज यहां भी होता है। इन जब हम किसी कंट्री का नाम लिखते हैं तो इन लगाते हैं, स्पेशली लार्ज कंट्रीज, बड़े देश होगा। आई लिव इन इंडिया, मैं लिख सकता हूं दे लिव इन जापान, इन दिल्ली। बट जब आप किसी स्मॉल टाउन का यूज कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन बता रहे हैं, द बॉयज लिव्ड एट झुमरी तलैया, अरे एट लगा दिया सर,
क्यों? क्योंकि झुमरी तलैया एक पर्टिकुलर इट इज जस्ट टू रेफर, आपको याद दिलाने के लिए। झुमरी तलैया आप नहीं भूलेंगे, है ना। ये श्रवण कलकत्ता भूल सकते हैं, क्या बोलते हैं, एट लगाया किसी छोटे टाउन या विलेज के लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक स्पॉट है वो। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। हाँ, इन एंड एट इज यूज्ड, क्या डिफरेंस क्या है, और द थिंग्स एट रेस्ट, ये दोनों यूज करेंगे। इन और एट जो यूज किया पर जब चीजें क्या है, रुकी हुई है, मोशन में नहीं है। जबकि टू और इनटू का यूज होगा जब चीजें मोशन में होगी। ये भी लगाएंगे टू और इनटू, है ना, पर चीजें क्या होगी, मोशन में होगी। आइए एग्जांपल से पढ़ते हैं। अनिल इज एट द टॉप ऑफ द क्लास, ये तो पोजीशन हो गई, एट द टॉप ऑफ द क्लास, एट लग गया, रेस्ट की पोजीशन है। अनु इज इन द बेड, ठीक है, बेड के इन, अंदर है। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए मोशन शुरू हो जाएगा। ये दोनों रेस्ट वाला हो गया, मोशन वाला। ही रैन टू द हॉस्पिटल, मोशन। दूसरा, ही जम्प्ड इनटू द लेक, लेक के अंदर कूद गया। देखा, दोनों में मोशन आ रहा है। मोशन जब आएगा तो आपको यूज करना है टू और इनटू। चलिए ऑन और अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। ऑन यूज करते हैं फिर रेस्ट वाली चीजों के लिए, जब थिंग्स एट रेस्ट होती हैं। और ऑन वैसे भी कोई ऊपर की प्लेस को डिनोट करता है। हाँ, हैट ऑन योर हेड, ठीक है ना, हैट ऑन योर हेड। तो ऑन रेस्ट के लिए है। चलिए, वी सेट ऑन द बेड, बेड के ऊपर, पर सोते बेड के अंदर है। ध्यान दीजिएगा, वी स्लीप इन द बेड नॉट ऑन द बेड। बेड के ऊपर आप सो नहीं पाएंगे, हवा में कैसे रहेंगे जी। चलिए, और अबव द बेड बोल देंगे तो, अरे भाई फैन होता है अबव द बेड, अबव द बेड नहीं बोल सकते, ठीक है। कभी आप ये नहीं बोल सकते कि वी स्लीप अबव द बेड, तो मतलब बेड नीचे है और आप बेड के ऊपर ही हवा में तैर रहे हैं। इतनी जादुई शक्ति तो आप लोगों को नहीं आती है ना इसलिए अबव द बेड नहीं हो पाएगा। चलिए, एक और वर्ड, अपॉन वर्ड यूज करेंगे जब आप क्या होंगे, अगेन मोशन में होंगे। जरा कैट का देखिए तो एग्जांपल, द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। देखा, क्या वर्ड आ गया, अपॉन। क्यों? क्योंकि अपॉन मोशन के लिए, और ऑन किसके लिए था, रेस्ट के लिए। आइए, कुछ और वर्ड्स भी जिसमें अक्सर आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। दोनों में एस का अंतर है क्या? नहीं नहीं, मीनिंग भी अंतर है दोनों में। एक होता है बिसाइड, बिसाइड मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, हाँ मेरे पड़ोस का मकान, बिसाइड। बिसाइड माय हाउस इज गुप्ता जीज हाउस, बाय द साइड, है ना। या देयर इज अ शॉपिंग मॉल बिसाइड माय हाउस, मेरे घर के बगल में शॉपिंग मॉल है, वैसे सच में है, हाँ मेरे घर के बगल में एक शॉपिंग मॉल है। तो बिसाइड, बिसाइड मींस बाय द साइड ऑफ, क्लियर। और इसका बिसाइड्स, बिसाइड्स मीन इन एडिशन टू, इसके अलावा, इन एडिशन टू। तो बिसाइड्स मोहन ऑल आर गोइंग, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। वी सैट बिसाइड द फायरप्लेस, तो यहां पे हम फायरप्लेस के नजदीक बैठ गए, बाय द साइड ऑफ फायरप्लेस। और बिसाइड्स गिविंग हिम बुक आई रोट नोट्स फॉर हिम, तो बुक्स के अलावा, बुक्स तो दिया ही दिया, हमने उसके नोट्स भी लिख दिए। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? अब तो नहीं भूलेंगे पक्का, है ना। पड़ोसी का मकान तो एकदम नहीं भूलेंगे, बिसाइड, है ना। अपने नेबर को याद करिए और लिखिए बिसाइड। आइए, बिटवीन और अमंग में भी आप कई बार मिस्टेक कर जाते हैं। चलिए, बिटवीन और अमंग को आइए समझते हैं। जब कोई चीज दो के बीच में बांटनी हो, डिवाइड करनी हो, तो आप बिटवीन लगाते हैं। कीवर्ड है टू पर्संस या टू थिंग्स। जैसे एग्जांपल है, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स, यहां पे टू होना जरूरी है। राम एंड श्याम के बीच में अगर कोई चीज बट रही है, बिटवीन। बॉयज के बीच में सारी चीजें बांटनी है, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द बॉयज, बिटवीन द बॉयज नहीं, अमंग द बॉयज। और दो हैं, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम। देखा, जब दो हो जाएंगे तो आप क्या लगाएंगे, बिटवीन। और जब दो से ज्यादा होंगे, दो से ज्यादा होंगे, मोर देन टू पर्सन होंगे, तो आप अमंग लगाएंगे। जैसे ये, द थीव्स क्वारल्ड, एक चोर नहीं है, बहुत चोर हैं, तो चोर लड़ाई कर रहे हैं, क्वारल मतलब फाइट कर रहे हैं, अमंग देमसेल्व्स का मतलब दो से अधिक चोर थे और आपस में लड़ाई हो रही थी उनके बीच में, ठीक है। तो व्हेन वी स्पीक ऑफ द क्लियर एंड एग्जैक्ट पोजीशन, तो जब हम क्लियर और एग्जैक्ट पोजीशन को यूज करते हैं तब भी यूज करते हैं बिटवीन का। जैसे एग्जांपल देखिए, केरला की पोजीशन बता रहे हैं, केरला लाइज बिटवीन कर्नाटक, तमिलनाडु एंड द अरेबियंस। देखा, अब आप कहेंगे सर यहाँ तो तीन प्लेसेस दिख रही है सर। एक्चुअली कर्नाटक तमिलनाडु को एक माना गया है और अरेबियन सी दूसरा, ऐसे कंपेयर किया गया, ठीक है ना। तो बिटवीन लग गया, एग्जैक्ट लोकेशन बताने में काम आ रहा है। आइए, कुछ और टर्म भी हैं, इन और इनटू। इन यूज करेंगे अगेन जब रेस्ट में होगी बॉडी और किसी के इनसाइड होगी। इन रेस्ट के लिए भी है, क्या कीवर्ड है, रेस्ट में है और किसी जगह के इनसाइड है। जबकि इनटू कब यूज करेंगे, बॉडी जब मोशन में होगी और इनसाइड होगी। कीवर्ड है मोशन में है, इनसाइड में है। जैसे सोनल लिव्स इन अ रेंटेड फ्लैट, यहां पर क्या है, रेस्ट की पोजीशन है, फ्लैट के अंदर रहती है, ऑब्वियस बात है फ्लैट के ऊपर नहीं रहती होगी सोनल, है ना। तो ऑन अ रेंटेड फ्लैट तो नहीं हो पाएगा। और यहां पर ही जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल, देखिए मोशन में भी है, जम्प्ड वर्ड है, ठीक है। और कहां पर है, इनसाइड समथिंग है। हाँ, स्विमिंग पूल के अंदर ना कूदते हो, कहां कूदते हो, हाँ भाई स्विमिंग पूल के इन कूदते हैं। आइए, बाय और विद का भी इस्तेमाल एक बार और समझते हैं। बाय जब यूज करते हैं तो किसी एजेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बाय से किसी एजेंट या डूअर का पता करते हैं। बाय जब यूज करते हैं, जैसे राम ने डंडे से सांप को मारा, तो यहां पर राम कौन है, अरे राम एजेंट है, डूअर है, यहां बाय राम, ठीक है। आइए, सांप वाली कहानी जो मैंने बताई फिर से देखते हैं। द स्नेक वाज किल्ड बाय राम, अरे भाई मैंने अब बॉय बोल दिया है, कोई बात नहीं। तो द स्नेक वाज किल्ड बाय, तो यहां पर बाय किसके लिए लगा रहे हैं, किसी पर्सन के लिए लगा रहे हैं, कोई नाउन के लिए लगा रहे हैं, कोई एजेंट के लिए जो एक्शन कर रहा है। किल का काम कौन कर रहा है, किल वर्ब है, वर्ब कौन कर रहा है, ये नाउन कर रहा है। बट विथ देखिए क्या है, विथ क्या होता है, विथ लगाते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से वो काम हो रहा है। विथ क्या हो रहा है, विथ जिससे वो काम हो रहा है। तो किल्ड स्नेक किससे किया बॉय ने, विथ अ स्टिक।
चलिए एक और एग्जांपल, इसी से मिलता जुलता एग्जांपल, द ट्री वाज कट बाय द फार्मर। तो एक्शन क्या है? पेड़ का कट होना, वर्ब है पेड़ का कट होना, और कट कौन कर रहा है? डूअर कौन है? डूअर करने वाला है फार्मर। एक्शन कौन कर रहा है? फार्मर कर रहा है, और किससे कर रहा है? फार्मर भी किससे कट कर रहा है? तो इंस्ट्रूमेंट क्या है? विथ। तो विथ लगाएंगे नॉन लिविंग चीजों के लिए जिसकी मदद से काम हो रहा है, और एजेंट मतलब लिविंग थिंग, याद रखिए। तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा, बाय और विथ में। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, कॉम्बिनेशन कह लो, बात एक ही है। तो आज का टॉपिक होगा सिंथेसिस, दैट मींस कॉम्बिनेशन और ज्वाइनिंग ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। हो सकता है सिंपल सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, या कंपाउंड सेंटेंस। सर तीनों में डिफरेंस क्या है? तो सिंपल सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, बस इसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस। और सर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज चेंजेस द अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इट मे कंटेन टू और मोर, टू और मोर सब्जेक्ट, ऐसा हो सकता है। और कंपाउंड में क्या होगा? दो अलग अलग सेंटेंसेस होंगे विच आर कंबाइंड बाय यूजिंग एंड, दो, गेट, कंजंक्शंस के दौरान को ज्वाइन कर दिया गया, इसे कहते हैं हम लोग कंपाउंड सेंटेंस। आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस कैसे कर सकते हैं। पहला रूल, आप चाहें तो दो सिंपल सेंटेंसेस को पार्टिसिपल लगा के कंबाइन कर सकते हैं। पार्टिसिपल, मैं एग्जांपल्स भी दूंगा और ये आपको एग्जांपल्स समझ में भी आ जाएगा। दैट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। टॉक का टॉकिंग लगा देंगे, ओ का गोइंग कर देंगे तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा, हम इसे कहते हैं पार्टिसिपल। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ही वाज टायर्ड, ही वेंट टू स्लीप। तो यहां पर वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, याद रखिएगा, इज, एम, आर, वॉज वर्ब। आप इनके बदले बीइंग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? बीइंग। हमारे केस में हमने यही किया है, तो बन जा ही वॉज टायर्ड एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस ही वेंट टू स्लीप। तो बीइंग टायर्ड पहला सेंटेंस का काम खत्म, हमारा लग गया यहां पर बीइंग टायर्ड ही वेंट टू। आपने दोनों सेंटेंसेस को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा करके। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखें। ही हैड हिज रेस्ट, हो गया। सेकंड सेंटेंस ही बिगेन टू वर्क, मतलब उसने अपने हिस्से का आराम कर लिया है। तो अब हैड को क्या बना दिया? देखिए, हैविंग हैड हिज रेस्ट, ध्यान से हैविंग लगा दिया, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया, तो हैविंग हैड हिज रेस्ट, कॉमा, फुल स्टॉप, चला गया, सेंटेंस कंबाइन हो गया। तो दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और तरीके से समझते हैं कि कैसे कंबाइन कर सकते हैं। हम इन्फिनेटिव लगा करके भी कंबाइन कर सकते हैं। सर ये इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव मतलब होता है टू लगा के कंबाइन करना। क्या लगा सकते हैं? इन्फिनेटिव मतलब होता है टू लगा के कंबाइन कर सकते हैं। एग्जांपल स्क्रीन पर देखिए, ही इज गोइंग टू कोलकाता, हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा, ही विल एस्टैब्लिश हिज बिजनेस देयर। तो दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, हमें लगाना है अब इन्फिनेटिव। तो ही इज गोइंग टू कोलकाता, चलिए यहां तक तो सही है। अब यहां पर देखिए इसको हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, तो रिप्लेस कर दिया ही विल, क्या लगा दिया उसके बदले? आगे टू। तो ही इज गोइंग टू कोलकाता टू एस्टैब्लिश हिज बिजनेस देयर, काम खत्म। क्या लगा दिया? TO2 लगा दिया इन्फिनेटिव, तो ज्वाइनिंग विद इन्फिनेटिव। आइए एक और एग्जांपल दिखाते हैं इन्फिनेटिव का, जिसमें हम टू और टू दोनों एक साथ लगाएंगे। ये कब लगाएंगे? TOO2 और टू, ये तभी लगाएंगे जब वेरी लिखा हो। क्या लिखा हो? वेरी या वेरी दैट लिखा हो, तभी लगाइएगा। जैसे कि इसमें हो रहा है, ही इज वेरी फैट, वेरी लिखा है, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस, ही कैन नॉट रन, दो सेंटेंस हो गए। हमें तो कंबाइन करके एक बनाना है, सिंथेसिस करना है। तो अब देखिए, शी इज टू फैट टू रन, देखा टू लग गया। ये टू बताता है किसी चीज को ज्यादा हो जाता है, कोई चीज ना एक्सीड करती है, एक्सेस हो जाता है, तो उसे कहते हैं टू, ठीक है। तो शी इज टू फैट, ये वाला लग गया टू रन, देखा ये नेगेटिव को हटा देता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप TOO2 और टू लगाते हैं तो आप नेगेटिव रिमूव करते हैं। क्या? नेगेटिव रिमूव करते हैं। आपने इसमें से कैन नॉट को रिमूव कर दिया, ध्यान दीजिएगा इसमें। चलिए अगला एग्जांपल, अब आप प्रेपोजिशन विद अ नाउन और अ गेरिंड से आप कंबाइन कर सकते हैं। चलिए जेरिंड क्या होता है? GERND गेरिंड, ये भी ING फॉर्म ऑफ वर्ब होता है बट यूज्ड एज अ नाउन। ध्यान से सुन लीजिएगा, पार्टिसिपल की तरह नहीं है, पार्टिसिपल तो वर्ब ही है बेसिकली, जिसमें कंटीन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब ING फॉर्म आ जाता है। बट यहाँ जेरिंड जब बात करते हैं तो इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन। ध्यान दीजिएगा, दिखाता हूं। He heard the news of her husband's death, पहला सेंटेंस, he fainted, दूसरा सेंटेंस, पहले इंसिडेंट का रिएक्शन है इसमें, है ना। तो she heard के बदले क्या लगा दिया? on hearing, on लगा दिया preposition, on लगा दिया preposition, और heard के बदले लगा दिया hearing। तो यहां पर क्या है? ये एक सब्जेक्ट बन जा रहा है, on hearing the news of her husband's death, कॉमा, कॉमा नहीं लगाएंगे, देखिए नंबर नहीं मिलेगा, कॉमा, she fainted, क्लियर। तो आपने क्या कर दिया? gerund लगा दिया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप का। He gave them his valuable advice, पहला सेंटेंस कंप्लीट, पहला सिंपल सेंटेंस कंप्लीट, he gave them his valuable advice। दूसरा, he helped them with money। चलो, तो दो चीजें किया, एडवाइस भी दिया और मनी भी दिया। तो देखिए क्या टर्म अपने आप से लाना पड़ेगा? Besides,
कहते हैं ना इसके अलावा, तो बिसाइड्स और गेव के बदले क्या लगा दिया, गिविंग। तो अब लगा दिया आपने एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन है बिसाइड्स, और क्या लगा दिया, आईएनजी जेरेंड लगा दिया। तो नाउन के साथ प्रेपोजिशन लगा दिया, ठीक है, दैट इज जेरेंड लगा दिया, और गिविंग हिज वैल्यूएबल एडवाइस, कॉमा कॉमा जरूरी है, ही हेल्प देम विद मनी। सिंपल है। अगर आपने ये दो टर्म पहले का लगा दिया तो मुझे लगता है पीछे का कंबाइन करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये आपको पर आना चाहिए। आपको पहले दोनों सेंटेंसेस को ये सोचना पड़ेगा कि दोनों सेंटेंसेस कोरिलेट कर रहे हैं आपस में, तो उनके वो रिलेशन कैसा है, ठीक है, दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, जैसे साथ में है दोनों, एडवाइस देना और पैसे देना, तो बिसाइड्स लगे। चलो अब क्या लगाना है, एक एब्सोल्यूट फेज की मदद से हम उसको जोड़ सकते हैं, और एब्सोल्यूट फेज क्या होता है आइए दिखा देंगे एग्जांपल। तो ध्यान से देखिएगा, द वेदर वाज फाइन पहला सेंटेंस है, कोई डाउट नहीं है। वी प्लेड क्रिकेट, कोई डाउट नहीं है। चलिए, द वेदर वाज फाइन, तो क्या कर दिया, द वेदर बीइंग, थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इसके बदले आप बीइंग लगा सकते हैं, द वेदर बीइंग फाइन, कॉमा, देखा कंबाइन करने के लिए आपने क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब की मदद से वंस अगेन आपने इसको कंबाइन कर दिया। तो अब एक और एग्जांपल, द पुलिस अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। देखिए, द पुलिस अराइव्ड एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा सिंपल सेंटेंस, द मॉब डिस्पर्स्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड। देखिए हैविंग अपने आप से लाना पड़ेगा आपको, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, मॉब। तो ये जो पीछे वाला सेंटेंस है ना, यही आपका एक कंप्लीट फेज है ना, फेज। नेक्स्ट, अब क्या लगाना है, अब आपको एडवर्ब लगाना है या एडवर्बियल फ्रेज लगाना है। सर ये कैसे पता चलेगा कि एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज है, देखिए समथिंग व्हिच एड्स टू द मीनिंग वर्ब इज, हाँ टॉक के आगे अगर आप लिखते हैं स्लोली तो ही टॉक्स, जंप के आगे लगा दें क्विकली, तो क्या लग जा रहा है, देख रहे हैं ना, वर्ब के आगे आप यहां लगा दे रहे हैं वर्ड, नाम है एडवर्ब। अक्सर ली या फुल्ली ऐसे वर्ड टर्म ज्यादातर इसमें आते हैं, हमेशा नहीं, अक्सर मैंने बोला। तो आइए देखते हैं कि फॉरगॉट टू ब्रिंग द कीज, पहला सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस क्या है, दिस वाज अनफॉर्चुनेट। तो दो सिंपल सेंटेंस है, कंबाइन करना है, और कंबाइन करने के लिए आपको एडवर्बियल फ्रेज की जरूरत पड़ने वाली। तो अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट को बना दिया अनफॉर्चुनेटली, ली लगा दिया, एडवर्ब बन गया। तो ही अनफॉर्चुनेटली फॉरगॉट टू ब्रिंग द कीज। देखा आपने दो सेंटेंसेस, याद रखिएगा जब सेंटेंस आप कंबाइन कर रहे होते हैं, कंबाइनिंग के बाद मीनिंग चेंज नहीं हो, मीनिंग चेंज होने पर सेंटेंस गलत हो जाए, इट शुड गिव द सेम सेंस एज बिफोर कंबाइनिंग, ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। द सन हैड सेट, पहला सेंटेंस, ही हैड नॉट रिटर्न्ड होम, ठीक है, तो अब देखिए, ही हैड नॉट रिटर्न्ड होम बाय सनसेट, एक टर्म लगा दिया, सिर्फ क्या, बाय लगा दिया, और इसका मतलब आ गया सनसेट तक वह घर नहीं लौटा था। देखिए बाय आपको याद होता है तब तो लगा पाएंगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब क्या लगाना है, नाउन लगाना है या अ फ्रेज इन अपोजिशन। देखिए इसका क्या मतलब है, अब सुरेश के बारे में बता दिया है कि सुरेश एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, ये तो पहला सेंटेंस है कि सुरेश के बारे में बता दिया कि सुरेश कैसा बैट्समैन है। दूसरा, ही मेड 100 रन यस्टरडे, तो ये ही कौन है, अगेन ये ही सुरेश है, यही सुरेश जिसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अब कैसे कंबाइन करेंगे, सुरेश अ गुड बैट्समैन, देखा कॉमा के थ्रू लिख दिया इसको, जिससे क्या हो गया, ये एक फ्रेज इन अपोजिशन हो गया। तो सुरेश के बारे में बता दिया कि सुरेश क्या है, अ गुड बैट्समैन है, ठीक है, कॉमा कॉमा में रख दिया, मेड है 100 रन यस्टरडे, तो दोनों कंबाइन भी हो गए। आपने दो कॉमास की मदद से क्या कर दिया, तो एक पोजीशन में लगा दिया, ठीक है ना। सुरेश के बारे में भी बता दिया कि सुरेश कौन है, अ गुड बैट्समैन। आइए एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, एक सिमिलर एग्जांपल एक और देखते हैं, ताजमहल पे बना हुआ एग्जांपल है, देखिए ताजमहल पे देखते हैं क्या कह रहे हैं ताजमहल पे। देखिए ताजमहल, ठीक है, वाज बिल्ट बाय शाहजहां, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा, इट इज द फाइनेस्ट मॉल्यूसिलम, फाइनेस्ट मॉल्यूसिलम इन द वर्ल्ड, तो ये फाइनेस्ट मॉल्यूसिलम किसको कह रहा है, ताजमहल को कह रहा है। तो देखिए ताजमहल, ताजमहल क्या है, द फाइनेस्ट मॉल्यूसिलम इन, कॉमा में पुट कर दिया, जैसे ही कॉमा कॉमा में पुट कर दिया, ये फ्रेज यहां पे पुट हो गया, और अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ही ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां, देखा आपने बस इस जगह पर आकर के, इस जगह पर आकर के इस पूरे को उठाया और उठा के यहां पे पुट कर, ध्यान दिया, ऐसा ही आपको करना है, क्लियर। जिसके बारे में वो टर्म मालूम है, वो इंफॉर्मेशन मालूम है, उसके पास कॉमास में पुट कर दीजिए। चलिए और कैसे कर सकते हैं, एक तरीका ये है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। हाँ मैंने कहा हो सकता है आप कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कुछ कंजंक्शंस यूज कर दें, जैसे अभी हम यूज करेंगे बोथ का यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे, या नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करेंगे। आइए एक एग्जांपल समझते हैं, इस सेंटेंस को हम कई तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए तो आपको दिख रहा है, ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज सिंसियर, ये तो हो गया दो सेंटेंस। पहला तरीका कंबाइन करने का, एंड लगा करके, इसमें दो क्वालिटीज है एक ही व्यक्ति की, पहली क्वालिटी है कि वो हार्ड वर्किंग है एंड सिंसियर है, तो हो गया, तो कंबाइन कर दिया, क्या लगाया आपने, एंड लगाया, आपने एंड लगा के ज्वाइन कर दिया। आइए अब एंड के अलावा दूसरे क्या क्या लगा सकते हैं, कंजंक्शन, है ना, कंजंक्शन लगाना है आपको, आप लगा सकते हैं ही इज बोथ, बोथ लगा दिया, हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर। और क्या लगा सकते हैं, एक और तरीका से, ही इज नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो हमेशा क्या होते हैं, साथ आते हैं। जब अगर आपने नॉट ओनली लगाया है तो बट ऑल्सो कंपलसरी होगा ही होगा, तो नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो सिंसियर।
सिमिलरली एक और देखिए, ही इज हार्ड वर्किंग एज वेल एज, ये एज वेल एज ही क्या कर रहा है, ये दोनों को कह रहा है, ये दोनों चीजें उसके अंदर है। ठीक है, आपने एक ही सेंटेंस को कई तरीके से क्या कर दिया, कंजंक्शंस लगा लगा के कंबाइन करके दिखा दिया। ऑल आर करेक्ट, या मत सोचिएगा कि कोई एक तरीका सही है इसमें से बाकी गलत है, ऑल आर करेक्ट। आइए कभी कभी क्या कर सकते हैं हम लोग, एडवर्सिव कंजंक्शंस लगा सकते हैं। ये क्या होता है, एडवर्सिव मतलब होता है, एडवर्स मतलब होता है अपोजिट स्टेट बताना। क्या चीज, अपोजिट, जैसे ही इज पुअर बट हैप्पी, गरीब तो है खुश है, तो एडवर्ब कंडीशन क्या हो रहा है, एडवर्स कंडीशन, अपोजिट कंडीशंस के लिए। ठीक है, नाम है एडवर्स कंजुगेशन। आप में टर्म दिख रहा है, बट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट भी अपोजिट क्या कीवर्ड है, क्या इसके लिए मैं कीवर्ड बोल रहा हूं, अपोजिट कंडीशन चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशंस होनी चाहिए। स्टिल भी लगा सकते हैं, हाईवर तब लगाते हैं जैसे किसी चीज को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, कोई लाइन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हाईवर लगा के कंटिन्यू कर देते हैं। येट भी कॉन्ट्रास्ट करने के काम आता है। और नेवरदीलेस शब्द का अगर मुझे मीनिंग पूछोगे तो मैं कहूंगा इन स्पाइट ऑफ। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं। ही फेल्ड, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, शी परसर्व्ड, तो फेल तो हो गई वो, बट उसने अपना हौसला नहीं तोड़ा, अपने आप को हिम्मत बनाए रखा। तो शी फेल्ड एक हो गया, नेवरदीलेस, देखिए कॉमा लगाना जरूरी है, नेवरदीलेस परसर्व्ड, तो दोनों को कंबाइन भी कर दिया, नेवरदीलेस लगा दिया, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन, एक तरफ से फेल होना और दूसरा क्या करना, अपने आप को बचाए रखना। आइए एक और देखते हैं। रवि इज डिसऑनेस्ट, ठीक है, पहली सिचुएशन है रवि एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, ईमानदार व्यक्ति नहीं है, फिर भी देखिए क्या लिखा है, पीपल लव हिम, है ना, कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन है ना। अब रवि इज डिसऑनेस्ट, स्टिल पीपल लव हिम, करेक्ट है, येट पीपल लव हिम, दोनों ही सही है, तो स्टिल और येट दोनों अपनी जगह सही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही विल नॉट अपोज माय प्लान, पहला सेंटेंस, वह मेरे प्लान का विरोध नहीं करेगा। फिर ही कैन नॉट अप्रूव ऑफ इट, पर वो मेरे प्लान को अप्रूव भी नहीं कर सकता। आओ देखिए, देखिए क्या है, ही विल नॉट अपोज माय प्लान, पहला तो यहां तक हो गया, देखिए क्या लगाया, सेमीकोलन लगा, ही कैन नॉट, फिर यहां पे क्या लगा दे, देखिए ही कैन नॉट हाउएवर अप्रूव ऑफ इट, ठीक है, हाउएवर लगा करके इसी बात को क्या कर रहे हैं, और एक्सटेंड कर रहे हैं, और दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग बातें हैं, ध्यान दीजिएगा, ना तो मेरा प्लान मानने को तैयार है, ना तो प्लान मेरा अप्रूव ना भी करने को तैयार है, ना मान रहा है ना अप्रूव कर रहा है। एक और देखते हैं, बट वाला देखते हैं। द ट्रेन वाज डैमेज, नो वन वाज हर्ट, द ट्रेन वाज डैमेज बट, देखिए ट्रेन को चोट पहुंची है, ट्रेन को नुकसान हुआ है, पर कोई को चोट नहीं लगी। चलिए आइए अब देखते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेट मतलब होता है चॉइस देना, क्या, जब हम चॉइस देते हैं ना किसी को, ये कर लो वो कर लो, या तो तुम पढ़ाई कर लो और या तो तुम अभी एंजॉय कर लो, तो और लगा दिया, है ना, तो उसी तरह से है, ही मस्ट रन, या तो वो भागे, द रॉबर्स विल ओवरटेक, ठीक है, सॉरी वी मस्ट रन और द रॉबर्स विल ओवरटेक, ठीक है, और लगा दिया, तो हो गया अल्टरनेट लगा करके। और लगा सकते हैं, इवन आइदर और लगा सकते हैं, इवन नाइदर, आइदर और जब चॉइसेस फेवर में होती है, और नाइदर नॉर क्या होता है, जब दोनों नेगेटिव चॉइसेस होती है, ठीक है, कम इन गो आउट, देखिए आइदर कम इन, या तो अंदर आ जाओ या भैया बाहर चले जाओ, एक ही जगह रहो ना, है ना, चाहे अंदर चले जाओ चाहे बाहर चले जाओ। आइए ये तो हो गया आइदर और वाला, जरा नाइदर नॉर का देखते हैं। डू नॉट बोरो, डू नॉट लैंड, देखिए नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस में नाइदर लग जाता है, नाइदर बोरो नॉर लैंड, दो सेंटेंसेस कंबाइन हो गए। आइए अब क्या लगाते हैं, इलेटिव कंजंक्शन। सर ये इलेटिव क्या होता है, क्या वर्ड है, ये आई है, आई, इलेटिव, रीजन देने वाला, क्या क्या क्या, रीजन देने वाला। रमन वॉज स्टबर्न, ही वॉज पनिश्ड, तो रमन एक जिद्दी लड़का है, स्टबर्न मतलब जिद्दी, अड़ियल, और इसके लिए उसको क्या कर दिया गया है, सजा मिलेगी। रमन वॉज स्टबर्न, तो देखिए ध्यान से, तो लगा दिया, सो ही वॉज पनिश्ड, तो आपने क्या लगाया, एक कंजंक्शन लगाया और ज्वाइन कर दिया, कंजंक्शन क्या लगाया, इलेटिव कंजंक्शन। एक और देखते हैं, इसीलिए दोनों सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और तब आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का सेंटेंस है। हाँ, कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस होगा तो इलेटिव मत लगा दीजिएगा, तब कॉन्ट्रास्टिंग वाले वर्ड लगाइएगा, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एडवर्स वाले, भाई येट, स्टिल, नेवरदीलेस, हाउएवर, तो आपको पहचानना पड़ेगा दोनों सेंटेंस पढ़ करके कि क्या दोनों के बीच में हाँ रिलेशन है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, एट द साइट ऑफ द टीचर, टीचर को देखकर, देयर वाज साइलेंस इन द क्लास, ठीक है, पहला सेंटेंस तो यहां तक हो गया, यहां तक ठीक है। द स्टूडेंट्स वर अफ्रेड ऑफ हिम, और बच्चे उनसे डरते थे। आइए दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। एट द साइट ऑफ द टीचर देयर वाज साइलेंस इन द क्लास, फॉर, क्या लगा दिया इस बार, देखिए इस बार लगा दिया फॉर द स्टूडेंट्स वर अफ्रेड ऑफ हिम, ठीक है, आपने फॉर लगा के वो ज्वाइन कर दिया। एक और देख लेते हैं, ही वाज फाउंड गिल्टी, सिंपल है, ही वाज फाउंड गिल्टी, ही वाज हैंग्ड, तो ही वाज फाउंड गिल्टी, देयरफॉर, रीजन दे दिया, देयरफॉर ही वाज हैंग्ड। आइए अब आपको शुरू करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की खास बात क्या होती है, उसमें एक मेन क्लॉज जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, इसीलिए इसका नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे नाउन क्लॉज के रूप में उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है। नाउन क्लॉज में खास बात क्या होती है, दैट लगा होता है, जैसे ही थॉट दैट ही वाज क्लेवर, तो यार दैट इसको क्या कर रहा है, इस ही को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना, बता रहा है उसके बारे में। उसी तरह से एडजेक्टिव क्लॉज लग सकता है। एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव किसी के नाउन को या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है, ऐड टू द मीनिंग करता है।
जैसे सर्वेंट्स हु आर ऑनेस्ट एंड ट्रस्टेड, देखो हु लगा दिया, हु इसमें क्या कर रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है। एंड लास्ट एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज में क्या लगता है, अगेन वर्ब की मीनिंग ऐड हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक एग्जांपल के साथ से। सबसे पहला एग्जांपल है अली इज ऑनेस्ट, दिस इज अवर बिलीफ। देखिए क्या किया हम लोग ने कंबाइन करने के लिए, अली इज ऑनेस्ट एक सेंटेंस है, दिस इज अवर बिलीफ, तो कंबाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट का, क्योंकि अली के बारे में डिस्क्राइब करना है, अली नाउन है, नाउन क्लॉज। तो अवर बिलीफ, देखिए स्टार्ट कहां से हो रहा है, जरूरी नहीं हमेशा फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, ये भी ध्यान दीजिएगा, हमेशा ऐसा नहीं हो कि आप पहले लाइन से स्टार्ट कर देंगे। तो अवर बिलीफ इज दैट आपको अपने आप से आना, इज दैट अली इज ऑनेस्ट, क्या सेंटेंस बन गया, ज्वाइन हो गया, मीनिंग भी चेंज नहीं हो रही है, इट इज राइट। एक और देखते हैं, रवि विल नॉट कम बैक सून, एक सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस, ही टोल्ड दिस टू हिज फ्रेंड, तो दिस मतलब यह कुछ उसने अपने एक दोस्त को बताया था, तो रवि ने क्या बताया था, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड, रवि ने टोल्ड हिज फ्रेंड पहले ही बता दिया था, क्या बताया था, ये रहा, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वुड नॉट कम बैक सून। देखा सेंटेंस, देखा ना कैसे कंबाइन कर दिया। हाँ, आपको मीनिंग जोड़ना पड़ेगा दोनों को और कंबाइन करना पड़ेगा। चार्ली वाला भी देख लेते हैं, चार्ली मे बी गिल्टी, चलिए पहला सेंटेंस, वी डू नॉट नो, अब वी डू नॉट नो वेदर, ये वेदर लगा दिया और आपने नाउन क्लॉज बना दिया, ठीक है, तो दैट लगा करके वेदर लगा करके आप नाउन क्लॉज बना सकते हैं। एक और देखते हैं, अलका इज एब्सेंट टुडे, डू यू नो द रीजन, देखिए रीजन आ गया तो इसलिए क्या लग गया, डू यू नो व्हाई अलका इज एब्सेंट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट अब क्या करने वाले हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए एडजेक्टिव क्लॉज है, इन पे देखिए, आई मेट राजीव फादर, हो गया, ही इज नाउ अ पुलिस इंस्पेक्टर, तो अब क्योंकि पर्सन के बारे में है, राजीव के फादर के बारे में है, इसीलिए हु लगा रहे हैं, दैट नहीं लगा सकते, ठीक है, तो आई मेट राजीव फादर हु इज नाउ। एक और देखते हैं, माई सिस्टर विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू, हो गया पहला सेंटेंस, मेरी सिस्टर आपको हमेशा धन्यवाद देगी, क्यों, क्योंकि आपने उसकी मदद की थी। आइए जोड़ते हैं इसको, माई सिस्टर, देखिए क्या लगाया, हूम, है ना, हु नहीं लगा सकते यहाँ पर, माई सिस्टर whom you helped, तो ये यू हेल्प्ड हो गया यहां पर माई सिस्टर के पास, तो माई सिस्टर whom you helped कॉमास में रख दिया इसको और आगे विल दिया विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। तो आप देखिए एक कंप्लीट सेंटेंस भी बन सकता है, माई सिस्टर whom you helped विल ऑलवेज बी, सिंपल है ना। देखिए जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंग्लिश ग्रामर की, आप मास्टरी ग्रामर में नहीं पा सकते हैं, देखने से भी ग्रामर नहीं आता, इट इज लाइक प्रैक्टिसिंग, हाँ इट इज लाइक डूइंग बाय लर्न। तो आप जब तक स्वयं नहीं लगाएंगे, और मुझे ये भी मालूम है कि जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, रीड करने लगेंगे, द मोर यू रीड एंड द मोर यू प्रैक्टिस ग्रामर, यू आर बेटर इनटू इट डे बाय डे। हाँ, रटने की कोशिश आप नहीं कर सकते। चलिए लास्ट के कुछ सेंटेंसेस बचे हैं समझने के लिए, कॉम्बिनेशन, ही कैन नॉट पास। अब यहां देखिए ऐसा लग रहा है कि वो एक शर्त रख रहे हैं, क्या कि हार्ड वर्क करोगे तो ही पास होगे, तो एक कंडीशन रख रहे हैं, तो देखिए क्या लगा दे रहे हैं, अच्छा अनलेस ना लिखने का वर्ड आए, इसके बदले इफ नॉट आए तो कंफ्यूज मत करिएगा, अनलेस और इफ नॉट दोनों सेम, ठीक है, ही कैन नॉट पास अनलेस। दूसरा देखिए गफूर के बारे में, गफूर इज कंटेंट ही इज पुअर, देखिए कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस, कंटेंट है एकदम सेटिस्फाइड है, गरीब है तो भी सेटिस्फाइड है, तो अब गफूर इज कंटेंट दो ही इज पुअर, येट ही इज पुअर, वो तो कंफ्यूज मत करेगा, एक ही सेंटेंस। चलिए अमित इज क्लेवर, रवि इज इक्वली क्लेवर, दोनों में तुलना करने के दोनों बराबर है, ठीक है, अगर यहां लिखा होता अमित इज क्लेवर रवि इज क्लेवरर, तो मैं बोलता अमित इज नॉट एज क्लेवर एज रोहित, हमारे केस में तो दोनों बराबर हैं, इक्वली बोल रहा है, तो एज क्लेवर एज रोहित, क्लियर। चलिए माय सिस्टर इज गोइंग टू जापान, शी विश टू बिकम अ डॉक्टर। आइए कंबाइन करते हैं, यहां मेरी सिस्टर जापान क्यों जा रही है, क्योंकि उसका डॉक्टर बनने की इच्छा है, रीजन है क्यों डॉक्टर, तो बस देखिए क्या लगा दिया, रीजन में बिकॉज लगाते हैं ना, आप ड्यू टू भी लिख सकते हैं इसके बदले, ड्यू टू भी लगाते हैं जहां बेटर लगेगा। हाँ, माय सिस्टर इज गोइंग टू जापान बिकॉज शी विश टू बिकम अ, हाँ ड्यू टू जब फिट बनेगा तभी लगाइएगा, जबरदस्ती मत चूज दीजिएगा। नेक्स्ट, अनिल इज वर्किंग हार्ड, ही वांट्स टू पास द एग्जामिनेशन, दो सेंटेंसेस हैं, अनिल इज वर्किंग हार्ड दैट ही मे पास, देखो नाउन क्लॉज की तरह लगा दिया इसमें भी। चलिए लास्ट के कुछ सेंटेंसेस हैं, फूल्स रश इन सम प्लेसेस, एंजल्स फियर टू ट्रेड देयर, तो यहां पर देयर किसके लिए है, इन प्लेसेस के लिए, तो यहां क्या कहना चाहते हैं कि फूल्स वहां दौड़ के भाग जाते हैं जहां एंजल्स जाने से डरते हैं, एंजल्स ट्रेड करने से डरते हैं। चलिए एक और देखते हैं, यू मे सो इन सम वे, है ना, आप बीज लगाइए, यू मे रीप इन द सेम वे, तो इसका मतलब है कि जैसा आप बीज लगाएंगे, एज यू सो तो यू मे सो यू रीप, कहते हैं ना जैसा बीज बोगे वैसा फल पाओगे, सुना है ना। चलिए लास्ट करते हैं और इस पॉइंट को क्लियर करते हैं, द बेल रैंग ऑल बॉयज वेंट होम, क्या हुआ, जैसे ही बेल बजी, एज सून एज बेल रैंग ऑल बॉयज, इसमें नो सूनर भी लगा सकते हैं क्या, जवाब है हाँ, नो सूनर, मैं लिख दे रहा हूं नो सूनर वाला भी, सिमिलर सेंटेंस है, इसी से बनेगा, नो सूनर डिड द बेल रिंग, कॉमा the boys all the boys went, क्लियर है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में कई बार वर्ड आता है
कई बार सेंटेंसेस आते हैं जिसमें एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है, हाँ, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, या वाइस वर्सा भी। तो सर ये एक्टिव वॉइस क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस मतलब जब सब्जेक्ट जिस पे सेंटेंस है वो क्या कर रहा है, सेंटेंस को फिनिश कर रहा है, अर्थात सब्जेक्ट को आगे रखा गया है सेंटेंस के और तब ऑब्जेक्ट को उसके बाद लगाया गया है। एक ऐसा सेट ऑफ वर्ब्स जिसमें सब्जेक्ट इज इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। नहीं समझ में आया? आइए देखते हैं एग्जांपल से एक्टिव वॉइस क्या है। चलिए, लिखा है राम ईट्स मैंगो। अरे तो बड़ा सिंपल है, राम हमारा सब्जेक्ट है, देख लीजिए, राम हमारा सब्जेक्ट है, ईट हमारा वर्ब है और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंस में यह है एक्टिव वॉइस, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट बिगिन कर रहा है, सब्जेक्ट से सेंटेंस बिगिन हो रहा है और ऑब्जेक्ट बाद में है, उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। हाँ, पैसिव वॉइस की बात करनी है तो हो सकता है सेंटेंस पे लिखा रहे बिगिन विथ मैंगो, तो आप ऑब्जेक्ट से बिगिन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से बिगिन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है क्या आपका, मैंगो। तो आपका आंसर होगा मैंगो इज ईटन बाय राम। हाँ, मन में आप यही कह रहे थे ना, देखिए आपके मन की बात मैंने बता दी, जो आपके मन में चल रहा था, एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर दिया। क्या रूल लगा इसमें? आइए मैं आपको 4 बेसिक रूल बताऊंगा जिससे ये पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हाँ, कहीं भी और किसी भी नेट में किसी भी फॉर्म में ये उपलब्ध नहीं है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है और आपके लिए, हाँ आपके लिए मेरे सुपरस्टार्स, ये आपके लिए बनाया गया। तो चलिए मैं चारों रूल्स को एक क्रिस्टल क्लियर करने जाऊंगा वन बाय वन। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपने देखा रूल नंबर 1 अप्लाई हुआ। सर आपने रूल तो बताया नहीं, नंबर बता दिया। आइए मैं रूल लिखना शुरू कर रहा हूं आपके लिए। पहला रूल जो है वो आप देखते जाइए। पहला रूल क्या था जिस पे ये बना है? पहला रूल ये है कि इफ, ये रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 क्या कहता है? इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, मे, शैल, कैन, है कोई ऐसा क्या सेंटेंस में? हाँ, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। तो अगर क्या हो, इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो क्या होगा? देन, तब आप क्या करेंगे, समझ गए? तब आप क्या करेंगे? देन क्या करेंगे? देन आप इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। देन यूज हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि मैंने लगाया, क्या लगाया? इज। देखिए मेरे सेंटेंस में राम ईट्स मैंगो, तो यहाँ पे इज लगा दिया क्योंकि मैंगो क्या है, सिंगल है। और दूसरा क्या है, इज क्यों लगाया? क्योंकि प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ईट्स लिखा है। हाँ, अगर यही सेंटेंस लिखा होता राम एट मैंगोज, हाँ एट ही पास्ट टेंस होता, मैं लिखता मैंगो वॉज ईटन बाय राम। तो हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं, आप देख पाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था, मैंने पैसे बनाने के लिए क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लगाया। तो क्या करेंगे, यूज हेल्पिंग वर्ब करें। और क्या करना है, आइए एक एग्जांपल से और देखते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल मैंने दे दिया, हो सकता है इज लगाना पड़े, वॉज लगाना पड़े, एम लगाना पड़े। यस, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, कैन, मी, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आपको इनमें से कोई भी लगाना पड़ सकता है। यूजुअल हेल्पिंग वर्ब्स आपको लगाने पड़ेंगे, वो क्या क्या होंगे, मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए लिख दे रहा हूं। और एग्जांपल है इज, एम, आर, तीनों प्रेजेंट टेंस के लिए हैं, और वॉज, वर, ठीक है ना, ये कॉमनली यूज हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ये आपको लगाना पड़ेगा। ये था रूल नंबर 1। चलिए आगे आपको दूसरा सेंटेंस दिखाते हैं और फिर आपको उसका रूल बताएंगे। दूसरा सेंटेंस है राम कैन ईट 2। चलिए वही क्वेश्चन है, राम ईट मैंगोज था, अब यहाँ पे क्या लिख दिया है, राम कैन ईट 2 मैंगोज। तो कैन बताता है किसी की एबिलिटी, है ना, कैन बताता है कि ये एक हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब इसमें ईट है, ठीक है, और कैन बताता है हेल्पिंग वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस है। एक्टिव सेंटेंसेस है, अगेन एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, तो इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा 2 मैंगोज। अब हमें लिखना है तो 2 मैंगोज से स्टार्ट करना है 2 मैंगोज। हाँ, स्पेलिंग ये होगी तो स्पेलिंग से स्टार्ट करिए। 2 मैंगोज, अब ध्यान से दिखेगा, 2 मैंगोज कैन बी ईटन बाय राम। आपने ध्यान दिया, क्या नया बदलाव आया पैसे करते समय? हाँ, आप बता पा रहे हैं क्या बदलाव आया? अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि पैसे बनाने के लिए आपको, हाँ पैसे बनाने के लिए रूल नंबर 2 अप्लाई करना पड़ा। रूल 2, हाँ रूल 2 क्या लगाना पड़ा? रूल 2 ये कहता है इफ देयर इज हेल्पिंग वर्ब, अगर वहां पहले से ही कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तब क्या करेंगे? अब जैसे कि मेरे केस में है हेल्पिंग वर्ब, ये रहा, ये है मेरा ऑक्सिलरी, ये है मेरा हेल्पिंग वर्ब। हाँ भाई, मेन वर्ब तो ईट है,
और कैन क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तब आप क्या करेंगे, देन यूज बी। क्या यूज करेंगे, ई को हाईलाइट कर दिया, बी यूज करेंगे, क्योंकि हमारे केस में है ना, राम कैन ईट 2 मैंगोज। कैन हेल्पिंग वर्ब है, आपने क्या लगाया, ठीक है, क्या लगाएंगे, बी। आइए तीसरा रूल ले चलते हैं, तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। आइए एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं फिर से। इस बार एग्जांपल है, फिर से एग्जांपल है, राम हैज ईटन मैंगो, या मैंगो ही कर देते हैं, सिंगल मैंगो। राम हैज ईटन मैंगो। इस बार क्या नया चीज है, इसमें परफेक्ट टेंस लगा दिया है, हाँ हैज लगा दिया है। राम था एक ही लड़का है इसीलिए हैज लग रहा है, बॉयज होते मतलब प्लूरल होता तो हैव लगाता था प्रेजेंट टेंस के लिए, और पास्ट टेंस में अगर पास्ट परफेक्ट होता तो हैड लग जाता। तो ये भी एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि राम क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है उसी से ये बिगिन हो रहा है। तो इस बार नया चीज क्या है आपके पास, ये परफेक्ट, परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया हमने, ठीक है ना। ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, पर मैंने कहा हैज है ना, परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो अब का पैसिव क्या होगा, का पैसिव भी देख लें। का पैसिव होगा, का पैसिव होगा, पैसिव स्टार्ट होगा किससे, पैसिव हमेशा स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे, मैंगो, सिंगल मैंगो है, यहाँ देख लीजिए प्लूरल नहीं है, तो आपका हो जाएगा हैज, वापस आ जाएगा, बीन ईटन बाय राम। देखा आपने, मैंगो हैज बीन ईटन बाय राम। क्या नई बात है इस बार, देखिए आप ध्यान से, तो आप देखेंगे इसमें भी बहुत सारा चेंज हो रहा है। यहाँ पे अप्लाई हो रहा है रूल नंबर 3। कहा था चार रूल में एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म करूंगा, ये तीसरा रूल है। तो इस तीसरे रूल में खास बात क्या है, इसमें आपको हैज मिल रहा है। ये रूल क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है, इफ देयर इज हैज, हैव और हैड, इन तीनों में से कोई हुआ, इन तीनों में से कोई भी वर्ड हुआ, जिसको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, परफेक्ट टेंस। हैज, हैव, हैड जो होते हैं परफेक्ट टेंस को सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, देन आपको क्या करना चाहिए, देन यूज, क्या यूज किया आपने, देन यूज बीन। आपको BEEN, बीन लगाना, बीन बजाना है। कब लगाएंगे बीन, जब आपके पास कोई परफेक्ट हैज, चाहे हैव या हैड, तीनों में से कोई भी होगा। हाँ, इसमें विल हैव, शैल हैव भी अलाउड है ना, विल हैव, शैल हैव भी अलाउड है। अगर होगा तो आप इसके बदले क्या लगाएंगे, उसके साथ बीन लगाएंगे। स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से, सेंटेंस का फॉर्मेशन ग्रामेटिकली चेक कर लेंगे, क्योंकि ये पे प्रेजेंट टेंस है। देखिए मैंने प्रेजेंट टेंस पे रखा, अगर यहाँ मैंगोज लिखा होता, क्वेश्चन होता राम हैज ईटन मैंगोज, मैं लिखता मैंगोज हैव। हैव क्यों, क्योंकि हैव प्लूरल होता है, हाँ हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है। अच्छा हैड दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने लिख दिया अब आपके लिए, ठीक है। ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज और हैव, और हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट। और विल हैव, शैल हैव वो तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। इनके बदले आपको क्या लगाना है, और इनके साथ क्या लगाना है, आपको बीन यूज करना है। याद रखिएगा, लैंग्वेज सेंटेंस की जब बनेगी उसमें टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं होगा। जब आप वॉइस चेंज करते हैं तो आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, वॉइस चेंज होगी, टेंस चेंज नहीं। कितने रूल हो गए, 3 रूल हो गए। चौथा और आखिरी रूल आपके साथ बिगिन कर रहा हूं। चौथे रूल में आपको ध्यान देना है, हाँ चौथे रूल में आपको ध्यान देना है कि क्या हो रहा है। आइए देखिए चौथा रूल क्या कहता है। चौथा रूल कहता है कि राम, लड़का है, इज ईटिंग मैंगो। चलिए मैंने इस बार आम, बहुत सारे आम खा है। ये हो गया एक्टिव सेंटेंस, हाँ आपका एक्टिव वॉइस में है। अब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दीजिए। आइए स्टार्ट करेंगे कहां से, मैंगोज, स्टार्ट करेंगे मैंगोज, हाँ मैंगोज, इस बार प्लूरल कर दिया। अब क्या है देखिए, मैंगोज आर, क्योंकि ये प्लूरल है तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल का लगाना पड़ेगा। इज था प्रेजेंट टेंस में तो आर भी प्रेजेंट टेंस, बट इज क्योंकि राम एक लड़का है इज लगा था, मैंगोज बहुत सारे इसलिए लग रहा है आर। मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय, हाँ क्या कहते हो गया, रूल समझ में आ गया। चौथा और आखिरी रूल लग गया, अप्लाई हो गया। चौथा और आखिरी रूल क्या कहता है, लास्ट रूल ये कहता है कि अगर, रूल नंबर 4 क्या कहता है, इफ देयर इज ING फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर कोई वर्ब का ING फॉर्म है, ING फॉर्म जैसे आपने देखा ईटिंग, टॉकिंग, लाफिंग, जिसे हम कहते हैं ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। कंटिन्यूअस में ING लग जाता है, ठीक है ना, जो काम चल रहा होता है उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। तो अगर इफ देयर इज ING फॉर्म ऑफ द वर्ब तो क्या होगा, देन यूज करना है आपको बीइंग। आप यूज करेंगे टर्म क्या, बीइंग। ध्यान दिया, हमने यूज किया, ईटिंग को हटा दिया, देखिए क्या बना दिया, ईटन।
और आपने क्या लगा दिया, समझ में आया आपको? चलो आपको सारे रूल, चारों रूल एक साथ एक जगह पे दिखा दे। हाँ, इस स्क्रीन पे आपको रूल्स दिखाई देने लगेंगे एक साथ। आइए 1 2 3 चारों रूल्स देख लेते हैं। ओके, ये हैं रूल्स। पहला रूल नंबर 1, जिसमें आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब नहीं था। हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होगा तो कई बार लेट से भी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, कोई सेंटेंस कुछ इस तरीके से होते हैं जिसमें लगता है कि कोई ऑर्डर दे रहा हो, जैसे कह रहा है ओपन द डोर, एग्जांपल दिया ओपन द डोर, ऑर्डर है। तो आप कैसे बनाओगे, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं, इसमें तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो जब कोई कमांड से शुरू हो रहा हो तो आप स्टार्ट करोगे लेट द डोर, समझ गए? हाँ, ऐसा भी आता है, समझ गए ना? जब डायरेक्टली किसी न किसी ऑर्डर से या कमांड से बिगिन हो रहा है तो आप लेट लगा करके कर सकते हैं। अब आइए फिर से देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 आपने देखा, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, नो हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि आपने देखा इज, एम, आर, वॉज, वर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है हमारे सेंटेंस। आपने बिगिन किया किससे? ऑब्जेक्ट से। आपने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, आगे ले आया। जैसे कि आपने किया मैंगो इज ईटन बाय राम, तो एक्टिव था, आपने इसको पैसिव बना दिया। ठीक है, ये रहा रूल पहला, रूल नंबर 1। आइए रूल नंबर 2 पे आ जाइए। रूल नंबर 2 फिर से देखिए। रूल नंबर 2 का एग्जांपल है, ये रहा राम कैन ईट 2 मैंगो। हाँ, इसमें कैन लगा देने से मैंने क्या बना दिया, उसको हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। हाँ, क्वेश्चन में भी हो सकता है, कैन राम ईट मैंगोस, हाँ ये भी हो सकता है। तो आपको फिर से क्या करना है, मैंगोज से बनाना है कैन मैंगोज बी ईटन बाय राम। देखिए बी जरूर लग रहा है, ध्यान से सुना आपने, बी लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब है बी। हाँ, विल, शैल, मे, ये सब भी हेल्पिंग वर्ब है, तो बी लगाना जरूरी है। ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होगा, उसमें बी लगेगा। और रूल नंबर 3 पे आ जाइए। जब रूल नंबर 3 देखेंगे तो उसमें कोई परफेक्ट टेंस लगा होगा, जैसे कि मेरे केस में हैज लगा हुआ है ना, हैज लगा हुआ है। हो सकता है वहां पे हैड लगा होता, हैव लगा होता, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, तो आप क्या करेंगे, बीन लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए कि टेंस चेंज नहीं, अगर आप प्रेजेंट टेंस में तो आप प्रेजेंट टेंस में ही बने रहेंगे। ठीक है, बस ध्यान देना है, यहाँ पर बीन लगना है, क्योंकि यहाँ पर हैज लगा है। हैव होता तो भी, हैड होता तो भी। जैसे मोहन हैड गॉन टू मार्केट, या मोहन हैड ईटन राम। चलो मैंने ऐसा कर दिया, तो हेड लगा दिया, तो राम हैड बीन, मुंह से निकल भी रहा है, राम हैड बीन बीटन बाय, ठीक है, तो आपको बीन लगा। लास्ट टाइप ऑफ दी, चौथा टाइप, जिसमें आईएनजी फॉर्म, जिसको हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होता है, पास्ट भी होता है, फ्यूचर भी होता है, बस पहचान होती है क्या, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, तो इसमें राम इज ईटिंग मैंगोज है, तो अब आपने क्या लगा दिया, मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय राम, ईईआईएनजी लगा दिया। और बीइंग लगाते, जिसमें आईएनजी फॉर्म होगा उसमें आप क्या करेंगे, बीइंग लगा करके उसको कन्वर्ट। डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है, अरे वो स्पीच जिसमें एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बोले जाते हैं। हाँ, मैंने इस इशारे से ऐसे बोला ताकि आपको याद रहे कि इसमें कोटेड वर्ड्स होते हैं, जिसने जो बोला एज इट इज आपने क्या कर दिया, कॉपी करके बता दिया। हाँ, वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। और अगर आपने उसको अपने तरीके से किसी को बताया, हाँ, उसको रिपोर्ट कर दिया, अरे भाई रिपोर्टर क्या करते हैं, हाँ, इसीलिए इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। जब आप किसी को क्या करते हो, यही स्पीच सुनाते हो जो किसी दूसरे ने कही थी, वो बन जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक के अंदर ये भी एक पार्ट है, जिसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच को या वाइस वर्सा इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए आपके लिए आता है। ये बेसिक ग्रामर का पार्ट है आपके, और ये आपको हमेशा आना। हाँ, दिस विल इंप्रूव योर, एनहेंस योर ग्रामेटिकल स्किल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले इस चैप्टर को भी हम 4 रूल्स के माध्यम से, 4 रूल्स के माध्यम से इसको पढ़ लेंगे और आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में मास्टर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि अगर सिंपल सेंटेंसेस हुआ तो क्या, अगर सिंपल सेंटेंस हुआ तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने के लिए सिंपल सेंटेंस में आपको दैट लगाना होगा। क्या लगाएंगे आप, दैट यूज करेंगे। सिंपल सेंटेंस होगा तो आप दैट लगाएंगे। हाँ भाई, कोई अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई नेगेटिव सेंटेंस, हाँ, सिंपल सेंटेंस का मतलब है ये कोई नॉर्मल डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, नैरेटिव सेंटेंस होता है। एग्जांपल दूं, चलो एक एग्जांपल बोलता हूं, लिखता हूं, राम said I will go to my uncle's home tomorrow। तो डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, क्योंकि मैं राम नहीं हूं, ये तो राम कह रहा है कि नहीं, बट मैंने राम के स्पीच को क्या कर दिया है, इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके कोट कर दिया, आपको बता दिया, तो ये एक डायरेक्ट स्पीच है। क्या कहते हैं, ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा है वो एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय राम है, तो ऐसे को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इसको करने से पहले एक रूल बता दूं कि इसमें जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यूजुअली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यूजुअली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन को आप थर्ड फॉर्म में चेंज,
सेकंड फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन वो भी थर्ड फॉर्म में चेंज करना। मतलब आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि आपका आई वी तो हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट फॉर्म अच्छा वर्ड नहीं होगा, फर्स्ट पर्सन वर्ड होगा प्रॉपर, फर्स्ट पर्सन, या आपके पास हो यू योर, ठीक है, सेकंड पर्सन। आपको इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड पर्सन को चेंज करना होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में आता है he, they, आ, he, they, it, इस रूप में चेंज करना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट सेकंड फॉर्म ऑफ में अगर पर्सन दिया होगा तो आपको उसको थर्ड फॉर्म ऑफ पर्सन में चेंज करना पड़ेगा। अब बात करें इसकी, तो इसमें राम सेड से पता चल रहा है कि ये एक पास्ट टेंस में कहा गया सेंटेंस है, सेड वर्ड लिखा है। जब आप देखेंगे तो ये एक सिंपल सेंटेंस है और अब आपको उसको चेंज करना है। हाँ, सिंपल सेंटेंस में क्या लगाना है, दैट लगाना। तो आप जब आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे राम सेड दैट। क्या नया वर्ड लगाया आपने, दैट। कहीं लिखा था दैट लगाना, नहीं, क्योंकि ये एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। हो सकता है मैंने कहा ये नेगेटिव भी हो सकता था, कोई भी असर्टिव सेंटेंस को आपको ऐसा ही करना है, सिंपल सेंटेंस है इसीलिए। तो सिंपल सेंटेंस होगा, आप दैट जरूर लगाएंगे। लगा दिया दैट, इन्वर्टेड कॉमास जो ये लगे थे वो हट जाएंगे। और क्योंकि राम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, तो मैं अगर किसी को बताऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, राम ने कहा कि। देखिए मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, हाँ अब आप समझ गए हैं, राम ने कहा कि। तो जैसे ही की लगाया मैंने तो दैट लग गया। क्या कहा, दैट ही। देखा मैंने आई को चेंज कर दिया, इस फर्स्ट फॉर्म को, फर्स्ट पर्सन को, जैसे आई वी होता है उसको चेंज कर दिया किसमें, ही में, क्योंकि मैं राम नहीं हूं। पर राम के बदले मुझे लड़के के बदले क्या लगाना पड़ेगा, ही। तो दैट ही, अब विल हट जाएगा यहां से, क्योंकि यहां सेड है पास्ट टेंस, तो विल का भी पास्ट टेंस लगाएंगे वुड। दैट ही वुड गो टू। अब मेरे अंकल के पास नहीं जाएगा, माय के पास नहीं जाएगा, माय तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट पर्सन है, मुझे लगाना है थर्ड पर्सन, है ना, मुझे चेंज करना है इसको थर्ड पर्सन में, तो हो जाएगा हिज। दैट ही वुड गो टू हिज अंकल्स हाउस या होम। तो दिया हुआ है सेम वर्ड लिखिए, होम दिया होम लिखिए, अब टुमारो हट जाएगा यहाँ पर। हाँ, टुमारो के बदले आ जाएगा द डे आफ्टर। क्या आ जाएगा, द डे आफ्टर। हाँ, आपको अगर येस्टरडे दिया रहेगा तो अगेन द डे बिफोर कर दे, ठीक है। और टू डे दिखा रहेगा तो दैट डे लिखेंगे। ध्यान देंगे तीनों वर्ड को, मैंने क्या बोला, दिस लिखा होता तो वहां पे दैट लिखे होते, नाउ लिखा होता तो वहां पे देन लिखते। हाँ, इन वर्ड्स को चेंज करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे टुमारो लिखा था तो आपने लिख दिया द डे आफ्टर, इसी जगह मैंने कहा नाउ लिखा होता तो आप देन लिखते। ध्यान देंगे, ये है आपका पहला रूल, जिसमें आपने सिंपल सेंटेंस को दैट लगा करके चेंज कर दिया। रूल को, इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। मैंने जो और चेंजेस बताए मैं आपके लिए वहां पर लिखते जा रहा हूं। क्या मैंने बताया और क्या चेंज करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, नाउ लिखा होगा तो आप उसके बदले देन लगा देंगे। टू डे लिखा होगा आप लिखेंगे दैट डे, टू डे के बदले दैट डे। और अगर मैंने कहा येस्टरडे लिखा होगा आप लिखेंगे द डे बिफोर, द डे। ध्यान देंगे। और अगर टुमारो लिखा होगा तो आने वाला कल है, तो आप उसके क्या लिखेंगे, दी डे आफ्टर। क्या लिखेंगे, दी डे आफ्टर। येस्टरडे को डे बिफोर, इसके लिए डे आफ्टर, ठीक है। दिस लिखा रहेगा तो उसको दैट में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान देंगे इस कॉमन चेंजेस को। आइए अब आपको ले चलते हैं, पहला रूल मैंने बता दिया। पहला रूल आपने देखा, पहला रूल आपने ये देखा कि अगर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है मतलब आपको वो अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, हाँ नेगेटिव सेंटेंस भी अलाउड है, तो आप सिंपली उसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आपको इस वर्ब से पहचानना है। आपने सेड से पहचान लिया, अगर से लिखा होता तो मैं प्रेजेंट टेंस में ही रखता, यहाँ लिखा होता राम सेज, तो सेज से आप पहचान जाते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो मैं आगे भी टेंस को क्या करता, प्रेजेंट में ही रखता। चलो अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। चलिए तैयार हो जाइए रूल नंबर 2 की और। रूल नंबर 2 को फटाफट देखते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या है, इसमें रूल नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो रूल नंबर 2 में बताया गया है कि अगर कोई डायरेक्ट सेंटेंस है और उस डायरेक्ट सेंटेंस में कहीं WH क्वेश्चन, आइए देखें। तो इफ देयर इज इंट्रोगेटिव, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोगेटिव, हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे बना हुआ है, यूजिंग WH। हाँ, WH का मतलब होता है, WH का मतलब होता है जो वाई से बना हो, व्हाट से बना हो, हाँ भाई, इवन हाउ से बना हो, व्हेन से बना हो, आप समझ गए। तब में क्वेश्चन मार्क होगा, तब आप क्या करेंगे, तब कोई नया वर्ड नहीं लगा, नो नो न्यू वर्ड इज, कोई नया वर्ड नहीं ऐड करेंगे, ओनली क्या करेंगे, ओनली वर्ब का प्लेस चेंज करें, ओनली प्लेस ऑफ द वर्ब चेंज। क्या लिखा है, ओनली वर्ब
प्लेस चेंज। सर इसका आइए आपको इसको करके दिखाते हैं, तब आपको इसका मतलब समझ। रूल नंबर 2 को आपको सामने से देखना पड़ेगा। रूल नंबर 2, आइए रूल नंबर 2 का एक एग्जाम्पल लिखा है। राम सेड, सेड नहीं, राम राम आस्क्ड मीरा। चलिए, तो राम ने किससे पूछा? मीरा से पूछा। अब आप क्या करें, आइए क्या पूछा? वेयर डू यू लिव। आ गया इंट्रोगेटिव। हाँ, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है, पहचान इंट्रोगेटिव की। और क्वेश्चन भी कौन सा है? WH का क्वेश्चन है ना। WH का क्वेश्चन क्या लगा दिया? वेयर लगा दिया। मैंने बताया वेयर से हो सकता है, व्हाट से हो सकता है। हाँ, वेयर से हो सकता है, व्हाट से हो सकता है, वाई से हो सकता है। समझ गए? आपको इसमें क्वेश्चन मार्क से पहचान जाएंगे कि इंट्रोगेटिव है। और WH इंट्रोगेटिव है तो आपको क्या करना है? कोई नया वर्ड ऐड करना है? जवाब है नहीं, कोई भी नो न्यू वर्ड ऐड करना है। डायरेक्ट में चेंज, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। बस आपको ध्यान देना है, वर्ब की पोजीशन, वर्ब की प्लेस चेंज हो जाती है। इसमें जो डू वर्ड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से उड़ा देंगे। चलिए आइए कैसे उड़ाएंगे देखते हैं। तो इसका अगर मुझे इनडायरेक्ट बनाना है, हाँ ये डायरेक्ट है, ये तो अब क्लियर हो गया। आइए इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट बनाते हैं और लिखते हैं राम आस्क्ड, हो सकता है इसके बदले वांटेड टू नो लिखा हो, इंक्वायर्ड वर्ड लिखा हो, डजंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, राम आस्क्ड मीरा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन मीरा से है। राम ने मीरा से पूछा, मैं नहीं पूछ रहा हूं, राम पूछ रहा है। तो राम ने मीरा से कहा या राम ने मीरा से पूछा कि, तो अब की तो लगाते नहीं है इसमें, दैट तो लगाते नहीं है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये W छोटा हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल था क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा था। अब यहाँ पे देखिए W छोटा हो गया, वेयर, और ये डू गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा वेयर शी लिव्ड। आपने देखा, वर्ब की पोजीशन ने चेंज कर दी, डू को गायब कर दिया। हाँ, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो डू होगा, डज होगा, डिड होगा। डू, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, आपको इनको रिमूव कर देना है, की पोजीशन हटा देनी है। हाँ, और कोई हेल्पिंग वर्ब होगा जैसे इज होगा, आर होगा, एम होगा, उनको आप नहीं हटाएंगे, बल्कि उनकी पोजीशन पीछे ले जाएंगे। जैसे वेयर कैन यू लिव, तो दे रहा हूं, कैन होता नहीं है, वेयर कैन यू लिव अगर होता तो हो जाता वेयर शी लिव, शी कुड लिव। समझ गए ना? अगर होता, मैं तो दे रहा हूं। तो आपका जवाब फिलहाल हो जाएगा वेयर शी लिव्ड। लिव्ड क्यों आया? समझ गए, क्योंकि यहां पर पास्ट टेंस है, आस्क्ड है। समझ गए ना? यू क्यों आया? क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, आपको उसको थर्ड पर्सन में कनेक्ट करना है। और किससे बात हो रही है? मीरा से बात हो रही है, लड़की है। क्लियर है? रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। आइए रूल नंबर 3 पे ले चलते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में देखेंगे आप कि अब रूल बदल गया है। रूल नंबर 3 में है कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है, हाँ, इफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव बट विदाउट यूजिंग W, सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बट विदाउट यूजिंग WH, विदाउट यूजिंग WH। तो क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन हैं? वर्ब क्वेश्चन, इन्हें हम कहते हैं वर्ब क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन सकता है। अरे भाई, कैन से क्वेश्चन नहीं बन सकता? कैन यू स्विम महेश? हाँ भाई, हम महेश से पूछ रहे हैं आर यू ऑल राइट, आर यू ओके। पर इसमें WH कहाँ है कि नहीं है? तो अगर कुछ में WH के बिना हम क्वेश्चन पूछे तो उन्हें हम वर्ब क्वेश्चंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव है, मैंने कहा WH के बिना है, तो इसमें इफ लगाना। क्या लगाना है? इफ। हालांकि वेदर भी लगा सकते हैं, वेदर में ज्यादातर मैंने देखा कि वो वेदर मौसम वाला वेदर लगा देते हैं। ठीक है, WEATHER लगा देते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं लगाना, इसीलिए आपको एक ही वर्ड बता रहे हैं। क्या यूज करना है? इफ यूज करना है। ठीक है, कब लगाएंगे इफ? जब आपके पास वर्ब क्वेश्चन होगा। आइए एग्जांपल के साथ एक करते हैं। राम की, राम राम आस्क्ड मीरा, क्या पूछा? आर यू कमिंग फॉर पिकनिक, क्या तुम पिकनिक के लिए आ रही हो? ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और वो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो आर यू कमिंग फॉर पिकनिक, देखिए इसमें क्या होने वाला है। इसमें क्वेश्चन मार्क है, ये तो श्योर हो गया, ये इंट्रोगेटिव है ये भी। पर कैसा इंट्रोगेटिव है? WH वाला इंट्रोगेटिव है क्या? नहीं, आपने क्वेश्चन तो बनाया पर बिना WH लगाए। आपने आर की मदद से क्वेश्चन बना दिया, हेल्पिंग वर्ब की मदद से क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इफ लगाना होगा, कंपलसरी है। कैसे बनेगा? आइए देखिए। राम आस्क्ड मीरा, यहां तक तो आपने इसी से ले लिया। आस्क्ड भी हो सकता था, इंक्वायर्ड भी हो सकता था। अब देखिए कीवर्ड क्या आ गया? इफ। ठीक, आपको कीवर्ड मिल गया इफ। राम आस्क्ड मीरा इफ। अब इसमें क्या होना है? इसमें आर की पोजीशन चेंज होनी है, पहली चीज। और यहाँ पे मीरा लड़की है, ई को क्या बोलेगा? ई। क्या कहते हैं? हम जब बोलेंगे, हम किसी को रिपोर्ट करेंगे, तो हम तो मीरा से नहीं बात कर रहे थे, राम बात कर रहा था, मैं तो बोलूंगा ई। तो राम आस्क्ड मीरा इफ शी, इसके लिए शी लग गया, ओके। इफ शी वाज
ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों वॉज लगा, क्यों क्यों इज नहीं लगा? क्योंकि देखिए आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में, देखिए आपने पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया, तो इसीलिए यहां पर भी क्या लगेगा, पास्ट टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वॉज, तो इसीलिए लगेगा मीरा, सॉरी राम आज मीरा इफ शी वॉज, ठीक है, वॉज लग गया, ठीक है। इस आर के बदले क्या लग गया, वॉज लग गया। इसके बाद और यहाँ पे कमिंग और क्या कहते हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है? लॉक कर दूं? 3 रूल बता दिया, मैंने कहा था 4 रूल बताऊंगा और पूरा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आपको क्लियर हो जाएगा। 3 रूल मैंने बता दिया है, चौथा और आखिरी रूल आपके साथ अब आने जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 4th रूल, देखिए इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, हाँ आप कहते हैं कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, आपको उस प्रैक्टिस क्वेश्चन के मुझे जवाब देना है, मैं आपके लिए इसका सोल्यूशन भी दूंगा। हाँ आप टैली कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हाँ भाई मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। लेट अस सी दिस। रूल नंबर 4, लास्ट रूल होगा ये, रूल नंबर 4 या रूल 4, ये रूल 4, 4th रूल जो है हमारा, हाँ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के। तो इस रूल में क्या खास बात है, हो सकता है कि कहीं कोई ऑर्डर पे कोई सेंटेंस, कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कहीं कोई इंस्ट्रक्शंस देना हो, ब्रिंग मी योर नोटबुक एंड देन गो बैक टू योर प्लेस, ऑर्डर दे रहा है कोई टीचर, चलो लिखता हूं मैं, लिख देता हूं, बनाता हूं। क्या रूल है, इफ द सेंटेंस इज, अब जो सेंटेंस अब कैसा है, इन ऑर्डर, या कोई कमांड, या कोई रिक्वेस्ट भी हो सकता है। ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, ऐसे सेंटेंस में क्या होगा, तो अगर ऐसे सेंटेंस होंगे, ऑर्डर होगा, जैसे मैंने कहा टीचर कह रहा है ब्रिंग मी योर नोटबुक टुमारो एंड गो बैक टू प्लेस, तो जिसमें कमांड हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, इसे इंपेरेटिव सेंटेंस हम कहते हैं। क्या ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में लिख दे रहा हूं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। देन क्या करेंगे आप, देन यूज, आपको क्या लगाना है इसमें, कीवर्ड क्या है आपका, ई ओ टू लगेगा। हाँ बिना टू के सेंटेंस बनेगा ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में लेते हैं आपके लिए, हाँ एग्जाम्पल में लेते हैं, चलो राम जी को हटा देते हैं, ले लेते हैं टीचर से। चलो मैं सेंटेंस बना रहा हूं, एक और सेंटेंस, हाँ सबमिट और बुक्स और डॉटेड कॉमा एंड एंड, क्या कहते हो क्या लिखा है, ऑर्डर लिखा है, सबमिट योर नोटबुक्स टुमारो, कमांड लिखा हो सकता है प्लीज लिखा हो, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज लिखा है तो प्लीज तो हट जाएगा, पर ये पता चल रहा है कि वो सेंटेंस रिक्वेस्ट के फॉर्म में, कमांड हो, ऑर्डर हो, किसी का इंस्ट्रक्शन हो, तो ये करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो उसमें आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंपेरेटिव में टू लगाएंगे। देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, टीचर ऑर्डर्ड, हाँ ये जो है टीचर ऑर्डर कर रहा है ना, द टीचर ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर दे रहा है, द टीचर ऑर्डर्ड टू, क्या लगाना है, देखिए कीवर्ड टू। अब इसमें बता नहीं रहा है किसको बता रहा है, या क्लियर नहीं कर रहा है सेंटेंस किसके लिए है, अगर लिखा होता है यहाँ स्टूडेंट्स के लिए हम लिखते टीचर ऑर्डर्ड टू स्टूडेंट्स, तो टीचर ऑर्डर्ड टू सबमिट। अब यहाँ पे योर किसके लिए है, बच्चों के लिए है, टू सबमिट हियर, सबमिट देयर नोटबुक, टुमारो के बदले तो आपने पहले ही पढ़ा था द डे आर, डे आर, बन गया ना, क्या कहा था मैंने, आपको सच में ऐसा फील दिला दूंगा कि आपको कहीं भी कुछ भी ग्रामर में याद करने की जरूरत नहीं।